अच्छा देखिए, आप में से ना बहुत सारे होंगे जिनका N8N का ना ट्रायल ख़त्म हो गया होगा अभी। तो मेरा भी ख़त्म हो गया था। तो एक ट्रिक बताई थी सर हमज़ा ने, वो काफ़ी अच्छी सही ट्रिक है। उससे हो ये रहा है कि हमारा पुराना जो अकाउंट है ना, जिस भी ईमेल के ऊपर वो बनाया था हमने, उसी ईमेल के ऊपर ही रहता है वो। और अगेन 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 हम बार बार ना अपने अकाउंट को क्रिएट कर पाते हैं। तो पहला अकाउंट जो मेरा N8N का था, क्लाउड की बात कर रहा हूँ, इंटरनेट वाले, जो 14 दिन के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। तो एक्सपायर हो गया था, तो फिर मैंने क्या किया कि इस तरीके से किया। तो आप में से किसी की स्क्रीन लेकर और हम ट्राई करते हैं, जिसका एक्सपायर हुआ है वो अपने स्क्रीन शेयर कर दें। अच्छा, अब देखें यहाँ पर, देखें ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है योर ट्रायल इज ओवर। ये देखें यहाँ पर, इस जगह पर योर ट्रायल इज ओवर, अपग्रेड नाउ टू कीप ऑटोमेटिक। ठीक है, तो अब जो भी वर्क फ्लो हम बना रहे थे ना, तो वो हम क्लाउड पर बना रहे थे। ये जो है वो क्लाउड है, मतलब N8N का जो अपना क्लाउड है, अपनी वेबसाइट है, वहां पर जाकर हम बना रहे थे। तो ये 14 डे के लिए आपको ये ट्रायल देते हैं, और 14 डे के बाद ये एक्सपायर हो जाते हैं। तो आपको करना ये है कि अब एक नया अकाउंट क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर आकर ये जो 3 डॉट है, इस 3 डॉट को क्लिक करेंगे और साइन आउट कर देते हैं। तो साइन आउट करते ही हम इसके इस साइन इन वाले पेज पर आ जाएंगे। हमें यहाँ पर नहीं रहना, हमें करना यह है कि ऊपर URL में लिखते हैं N8N साइन अप, ताकि गूगल हमें साइन अप पेज पर लेकर जाए। जी। अच्छा, ये साइन अप है, इसको क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पर है गेट स्टार्टेड फॉर फ्री का बटन है, इसको क्लिक करें। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये डायरेक्ट इसके अंदर लेकर आ गया। अच्छा, यहाँ ऊपर आप साइन आउट कीजिएगा, साइन आउट का बटन है ना। हाँ, साइन आउट कीजिएगा। जी, सीधे हाथ में सबसे ऊपर जो बटन है साइन आउट का। ठीक है, N8N क्रिएट अकाउंट, साइन इन करने का ऑप्शन है, स्टार्ट अ फ्री ट्रायल। तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट अ फ्री ट्रायल के ऊपर जाएंगे। जी। यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट को क्रिएट करेंगे। तो फुल नेम यहाँ पर देते हैं हम। अच्छा, कंपनी का जो मतलब पुरानी जो इनकी एक्चुअल ईमेल है ना, ये वाली जो ईमेल है, ये वाली, आप सबकी भी जो यही वाली ईमेल है वही हम डालेंगे। तो यहाँ पर ईमेल लिखें, और @ लिखने से पहले रुक जाना है आपको। अच्छा, @ मिटा कर यहाँ पर लिखें +1। इसमें यही एडिशन है कि हर 14 दिन के बाद जब आपका अकाउंट दोबारा बनाएंगे, तो इसको +1 को 2 कर लीजिएगा, +3 +4 +5, इस तरह। तो ये आपने लिख दिया। अब नीचे कंफर्म ईमेल एड्रेस में भी सेम ईमेल आप देंगे। पासवर्ड आप कुछ भी रख लें। अकाउंट का नाम, जिस नाम से आपका ये अकाउंट बनेगा, कुछ भी रख लें, इश्तियाक रख लें। अच्छा, अब आप नीचे आएंगे। इसे टिक करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये न्यूज़ के लिए होता है सिर्फ। आप यहाँ पर स्टार्ट फ्री 14 डे ट्रायल को क्लिक करेंगे। जी, इसे क्लिक करें, इस बटन को।
ये ब्लू वाला बटन क्लिक कर दिया आपने अशराक भाई? अच्छा, अब इस स्क्रीन को नेवर कर दें। यह ये जो ये गूगल क्रोम का अपना ऐप है ना ये, हाँ इसको नेवर कर दिया आपने। अच्छा, यहाँ से अब सेलेक्ट कर लें ओनली मी। ठीक है, आईटी कर लें। ठीक है, एजुकेशन कर लें। और यहाँ पर N8 कर लें जी। ओके कर लें। और आप यहाँ पर यूट्यूब या कुछ भी लिख सकते हैं। गूगल लिख दें, कुछ भी लिख दें। ठीक है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि आप किस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे N8 को, तो आप एआई एजेंट लगा दें यहाँ पर, कि आप एआई एजेंट को यूज़ करेंगे। ठीक है, नीचे आइएगा, देखिए यहाँ पर ओके का कोई बटन होगा, कंटिन्यू। अच्छा, ये जो आपको ईमेल दिखा रहा है इनवाइट टीम मेंबर, ये अभी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, स्किप कर सकते हैं हम इसे। और ये आपका वर्क फ्लो हो गया तैयार। अब आपको करना ये है कि स्टार्ट ऑटोमेटिंग के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके N8 के उसमें ले जाएगा, आपके वर्क फ्लो वाले पेज में ले जाएगा। यहाँ से अब आप ये बिल्कुल ये ना बिल्कुल फ्रेश स्क्रीन है, इसमें कोई पुराना डाटा नहीं है आपका। तो और ऊपर अगर आप देखें उल्टे हाथ में ऊपर यहाँ पर, तो 14 डे लेफ्ट, मतलब आपको 14 डे के लिए दोबारा से मिल गया। तो इस तरह आप अपने ईमेल को +1 +2 +3 +4 करके जितना चाहें आप चला सकते हैं। ठीक है, तो हमारी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है ये। अच्छा, मैं N8 के अपने वर्क फ्लो में आ गया। और N8 के वर्क फ्लो में मैं यहाँ से आकर इसमें आया, यहाँ से ओवरव्यू में। ओवरव्यू के अंदर क्रिएट स्पेस के अंदर आया मैं। क्रिएट स्पेस में मैं जैसे ही आऊँगा तो मुझे एक एम्प्टी स्पेस मिल जाता है। इस एम्प्टी स्पेस को मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मैं एक अपने वर्क फ्लो को बनाऊँगा, जो वर्क फ्लो हमें इफ एल्स की कंडीशन, HTTP की रिक्वेस्ट, और कुछ कोडिंग करना एयर टेबल, जैसे कि हम अगर अपना डाटा एक्सेल के अंदर तरीके से रखना चाहें तो वो एक्सेल का भाई है एयर टेबल। ज़्यादा उसके अंदर फंक्शनैलिटी है, एक्सेल से बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी उसके अंदर है। तो वो आप एयर टेबल भी लगा सकते हैं। और आप इसमें डिस्कॉर्ड को भी कनेक्ट करके देखेंगे कि किस तरह के होगा। तो सबसे पहले वर्कफ्लो को स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पर स्केड्यूल वाला ट्रिगर लेंगे, क्योंकि जो पहला सबसे पहला नोड होता है ना, वो होता ही ट्रिगर है। भाई देखे ना, अगर ट्रिगर किसी चीज़ पर आप करेंगे तभी तो वो वर्क फ्लो चलेगा। तो हम सबसे पहला नोड नोड जो लगाते हैं वो पहला नोड होता ही ट्रिगर नोड है। तो ट्रिगर नोड पहला नोड होता है, इसको क्लिक करूंगा तो क्या है, ये कह रहा है कौन सा ट्रिगर आपको चाहिए, तो मैं कहूँगा इसको मुझे स्केड्यूल चाहिए। देखें SCH लिखा, स्केड्यूल ट्रिगर मैंने ले लिया। अब यहाँ पर मैं सेट करूँगा, अपने स्केड्यूल सेट करूँगा। तो यहाँ पर कैसे मैं करूँगा कि यहाँ डेज को आप डेज भी रख सकते हैं, वीक भी रख सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि हर हफ्ते मैं चलाना चाहता हूँ इसको एक दफ़ा। और मैं चाहता हूँ कि मंडे के दिन ये चल जाए और सुबह 9 बजे चल जाए। और बस सुबह 9 बजे चल जाए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इससे कि हफ्ते हर हफ्ते चले, मतलब वीक में। और एक दफ़ा चले वीक में, एक दफ़ा मंडे के दिन, जब वीक स्टार्ट होता है मंडे के दिन, तब चले 9 बजे सुबह चले। तो ये मैंने इसको बोल दिया और मैं बाहर आ गया। तो ये मेरा क्या है, एक ट्रिगर सेट हो गया। स्केड्यूल ट्रिगर मैंने एक सेट कर दिया। क्या यहाँ तक कोई मसला आपको? अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, ये है क्या स्केड्यूल ट्रिगर? ये आपका अल, नोट। अलार्म क्लॉक है। जैसे आप लगाते हैं ना, 8 बजे सुबह का अलार्म लगाया आपने, और वो आपको, उसका काम है आपको उठाना, वो टाइम पर बजता है अपने। तो ये स्केड्यूल ट्रिगर क्या है, अलार्म क्लॉक है ये। इसमें जो टाइम हमने सेट किया, जिस दिन का टाइम सेट किया, उस दिन इसका काम है कि वर्क फ्लो को स्टार्ट करना। तो ये क्या हो गया आपका, अलार्म क्लॉक हो गया, एक तरीके से स्केड्यूल, आपने टाइमिंग सेट कर दी। अब उस टाइम पर आपका
करवाना क्या चाह रहे हैं? तो हम ये करना चाह रहे हैं कि एक एच टी टी पी की रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और वो जो एच टी टी पी की रिक्वेस्ट है, उसमें मुझे इस प्लस के, इस आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा, ये जो छोटा सा प्लस है। यहाँ पर मैं लिखूंगा एच टी टी पी। एच टी टी पी की रिक्वेस्ट में देखें, दो तरीके की रिक्वेस्ट होती है। एक एच टी टी पी मतलब नॉर्मल एपीआई कॉल, और एक वेब हुक। तो हम वेब हुक को बाद में देखेंगे, अभी एच टी टी पी रिक्वेस्ट चाहिए हमें। तो एच टी टी पी रिक्वेस्ट को जैसे ही मैंने ओपन कर लिया, तो अब मैं इधर आ गया। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि यहाँ पर मुझे एक यू आर एल, एच टी टी पी की रिक्वेस्ट करती क्या है। अगर मैं अपने ड्राइंग में हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँ कि एक रिक्वेस्ट है, एच टी टी पी की रिक्वेस्ट है ये, और ये एच टी टी पी की जो मेरी रिक्वेस्ट है, इसका काम क्या है कि एक डाटा रखा हुआ है कहीं पर, उस डाटा को लेकर आने का काम है। ये एच टी टी पी क्या करता है, ये एक रिक्वेस्ट को, डाटा को मैंने दिया कि भाई डाटा मुझे, डाटा चाहिए, और वो डाटा जो है वो एच टी टी पी को लाकर वो दे दे डाटा। तो ये कुछ इस तरह है। आप समझ रहे हैं? एच टी टी पी मतलब सिंपल एपीआई कॉल है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर है यू आर एल। यू आर एल जिसको हम कहते हैं कि हमने रिक्वेस्ट भी की है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे एक यूआरएल पर, और जो उसके अंदर डाटा रखा हुआ है वो डाटा हमें मिल जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स भी कहते हैं, कि रिस्पॉन्स मुझे मिल गया। तो इसको चाहिए एक यूआरएल, और वो जो यूआरएल है, वो यूआरएल हमारे पास ऐसा यूआरएल होना चाहिए जिसको मैं बोलूँ ना, तो उसके ड्राइंग से अगर हम समझें, तो उसके अंदर कोई डाटा पहले से मौजूद हो। अभी खाली होगा ये, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो मुझे जवाब में भी तो खाली कुछ भी नहीं आएगा। मुझे कुछ डाटा चाहिए, एक ऐसा यूआरएल मुझे चाहिए जिसके अंदर कुछ डाटा रखा हुआ हो, और रिस्पॉन्स में मुझे वो डाटा मिल जाए एचटीटीपी में। आप समझ रहे हैं बात को, या नहीं समझ रहे? जी सर। जी सर। जी जी सर। सर बिल्कुल। अब हमें एक ऐसा यूआरएल चाहिए जो मैं इस अपने एच में रख सकूं, और इस एच को मैं जब वो उस यूआरएल को चलाऊं तो मुझे डाटा मिल जाए। तो एक ना N8N वालों ने आपको यूआरएल भी प्रोवाइड किया हुआ है विथ डाटा। तो आप उनके वाले को यूज़ करें तो वो अच्छी बात है। तो उसको आपको ना थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करेंगे तो वो आपको ना ये एपीआई की यूआरएल ये सब वो आपको दे देंगे। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा N8N लेवल 1, लेवल 1 कोर्स, और एंटर कर दें। तो N8N लेवल 1 कोर्स को आप जब एंटर करेंगे तो मैं ज़रा देख लूँ ये वाली पहली वेबसाइट है या दूसरी वेबसाइट है। दोनों को ओपन कर लिया मैंने, अभी देख लेंगे कि कहाँ से है वो। जी, तो पहली ही वेबसाइट जो है उससे इसने मुझे यहाँ पर पहुँचा दिया है, दूसरी भी वहीं पहुँचा रही है। ठीक है, तो पहली वेबसाइट में आप अगर यहाँ पर आ गए, लेवल 1 इंट्रोडक्शन लिखा आ रहा है हेडिंग के तौर पे सबसे ऊपर, तो क्या आप आ गए यहाँ पर? अब क्या करना है कि आप नीचे आएंगे, और नीचे आकर यहाँ पर आप करेंगे साइन अप हेयर। ठीक है, कोर्स आईडी के लिए, इस कोर्स आईडी के साथ आपको ना बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और N8N का जब आप टेस्ट देंगे तो उसकी जो आईडी है वो भी यहाँ से आपको मिलेगी। तो साइन अप हेयर को हम क्लिक करेंगे। तो जब मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये मुझे कहेगा साइन अप करने। तो साइन अप के बटन को क्लिक करूँगा। अब ये मुझसे कहता है नाम रखें, तो मैं नाम रख दूंगा ताहा, और यहाँ पर मैं रख दूंगा अपना नाम अहमद, और ओके कर दूंगा। अच्छा, अब ये कह रहा है ईमेल एड्रेस जो है वो लिखें, तो मैं ईमेल एड्रेस लिख दूंगा TWAH से। जो आपका है वो आप अपना लिखेंगे, मेरा मत डाल दीजिएगा। सर प्लस वन वाला या सिंपल? सिंपल वाला लिखा है मैंने, देखें। ठीक है, ओके कर रहा हूँ मैं।
तो ये मुझसे कह रहा है कि यूजर नेम लिखें। क्या कह रहा है? यूजर नेम लिखें। अब अगर मैं अपने जीमेल के ऊपर जाकर सिर्फ चेक करूं, तो क्या मुझे कोई ऐसी ईमेल वहां पर आई है जो मुझे यूजर नेम मेरा बता दे? तो मैं जाता हूँ जीमेल के ऊपर, और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि क्या अभी कोई रिसेंट में ऐसी ईमेल आई है। कोई ईमेल नहीं आई है ना, यही मसला हो रहा था ना, कि साइन अप कर लिया और ईमेल नहीं आ रही है। तो जी सर। हम वापस से इसी यहाँ पर आ जाएंगे जहाँ पर इसने मुझे बोला था यूजर नेम डालें। तो यहाँ पर जो ये एक लिंक है ना फॉर्म का, देखें, एक ये लिंक बना हुआ है, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिंक है, इसको आप क्लिक करें तो ये आपको कम्युनिटी के पेज पर लेकर जाएगा। इस कम्युनिटी के पेज पर हो सकता है कि आपका अकाउंट ना बना हुआ हो, मैंने बना लिया था। तो आप में से कोई ऐसा स्क्रीन शेयर करे जिसका अकाउंट नहीं बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये एक ऐसा ये एक ऐसा अकाउंट है जिसने कम्युनिटी के ऊपर अभी साइन अप नहीं किया है। तो अब हम साइन अप पर क्लिक करेंगे, जो सीधे हाथ में ऊपर की तरफ ग्रीन कलर का बटन है, साइन अप को क्लिक करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर वो दिखा रहा है साइन इन विद गूगल। तो साइन इन विद गूगल कर लेंगे, सीधे हाथ में ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे अपने अकाउंट को और कंटिन्यू करेंगे और रुकेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर वो मुझे दिखा रहा है कि पहले इनपुट बॉक्स में यूजर नेम है। तो ये यूजर नेम मेरे काम का यूजर नेम है जो इसने मुझे दिया है। आप इसको क्या करें, कॉपी करें, और अभी फिलहाल हम इसको किसी नोट पैड में रख लेते हैं, कहीं रख लेते हैं, ताकि क्या हो कि इसको ये मिस ना हो जाए हमसे। इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ये मेरा यूजर नेम है, ठीक है। वापस अब आते हैं वेबसाइट के ऊपर, इसको साइन अप कर लेते हैं जब तक इसका काम खत्म करते हैं। ये जो साइन अप का बटन वापस आएगा, साइन अप का बटन आ रहा है, इसको क्लिक करके हम ये वाले कम्युनिटी के अकाउंट को भी हमने बना लिया, ठीक है, नेवर कर दें। अच्छा, अब इसका काम नहीं है हमें कोई, अब यहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। तो इस वेबसाइट को भले आप बंद कर दें। अच्छा, अब जो है यहाँ पर वही सेम यूजर नेम मैं रखूंगा जो मुझे वहां से मिला, और ओके करूंगा। विच ऑफ दीज एरिया डू यू मेनली वर्क इन? तो देखें ऑप्शन में क्या चूज करने कह रहे हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू है, कुछ कह रहा होगा सेलेक्ट करने, कुछ भी सेलेक्ट कर लें, आईटी इंजीनियरिंग कर लें। अच्छा, जीरो कोडिंग स्किल है आपकी, लिख दें, और लिख दें व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू वांट टू बिल्ड एन ए टेन। चैट बॉट लिख दें, सबमिट करें। और यहाँ पर हम वेट करेंगे, अब अपने जीमेल के ऊपर जाकर देखेंगे कि क्या मुझे कोई ईमेल भेजी है इन्होंने। ये जी सर। ईमेल आई है, इस ईमेल में हमें ये क्रेडेंशियल्स मिल गए, ये सारे जो हमें चाहिए थे, ठीक है, ये मेरे काम के क्रेडेंशियल्स हैं। तो अब मैं आपकी स्क्रीन बंद कर रहा हूँ और अपनी स्क्रीन पर यही दिखाता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, इसको बंद कर दिया। यहाँ पर हमने ये सेटअप तो पहले ही किया हुआ है मेरा, तो मैं आपको भी करवा दिया है सेटअप, और मुझे ये यहाँ तक मैं आ चुका था, ठीक है। तो आप भी आ चुके हैं, मैं भी आ चुका हूँ, हमारे पास, हम दोनों के पास ये डिटेल्स अपनी अपनी मौजूद है। अच्छा, अब बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें बंद कर देता हूँ ना, ये डॉक्स की भी ज़रूरत नहीं है, ये गूगल के सर्च की भी ज़रूरत नहीं है। ये मेरा वर्क फ्लो आ गया, ये मेरी ये आ गई। यहाँ से देखिए ना, आपके पास डेटाबेस का यूआरएल आ रहा है, इसको राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस अगर मैं करूँ,
और अपने वर्कफ्लो के यूआरएल में लाकर, या ये वाला एचटीटीपी का जो ये कॉन्फ़िगरेशन विंडो जो खुली हुई है, इसके अंदर लाकर पेस्ट कर दूं। तो क्या है, मैंने पेस्ट कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि अथेंटिकेशन में आपको क्या चाहिए, प्री डिफाइन चाहिए या जेनेरिक क्रेडेंशियल टाइप चाहिए। तो हम कहेंगे कि भाई हम खुद ही जेनेरिक, मतलब हम खुद ही। सर आपने यूनिक आईडी वाला लिया या वेबहुक यूआरएल लिया? अच्छा, क्या वापस लिया? आते हैं। हमने लिया है डेटाबेस यूआरएल, ये लिया है। डेटाबेस यूआरएल, ओके। और इसका भी सिर्फ ये लिया है, लिंक लिया है, कॉपी किया है ये। अच्छा, तो पहले आप लोग यहाँ तक आ जाएं सब, उसके बाद फिर आके। जी सर। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें जेनेरिक क्रेडेंशियल टाइप को सेलेक्ट करना है। ये क्या है, ये अथेंटिकेशन का ऑप्शन है। जेनेरिक अथेंटिकेशन टाइप को हमने सेलेक्ट किया। अब वो कह रहे हैं, आप मैन्युअली जब टाइप को सेलेक्ट करेंगे तो फिर बताएं कि कौन सा जेनेरिक टाइप यहाँ पर रखना है। तो मुझे यहाँ पर बताना है हेडर ओथ। अब पता कैसे चला इतने सारों में से हेडर ओथ है, क्योंकि जो ईमेल आई थी ना, उसमें भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि हेडर ओथ की डिटेल उन्होंने दिया हमें, कि हेडर ओथ का नेम भी आपको बताया, हेडर ओथ की ही वैल्यू बताई आपको। मतलब ये हेडर ओथ एक समझ लें प्रॉपर्टी है, पाइथन की डिक्शनरी है, जिसमें हम की वैल्यू पेयर की शक्ल में डाटा डालते हैं। तो ये आपकी की हो गई, ये आपकी वैल्यू हो गई, है ना, नेम और वैल्यू। हेडर ओथ से ही मिल रही है हमें, तो इसीलिए हमें अंदाजा हुआ कि हमें यहाँ पर हेडर ओथ सेलेक्ट करना है। अच्छा, ये हो गया। अब ये जो है क्रिएट क्रेडेंशियल, मैं अपना। अच्छा, यहाँ पर अब वो कह रहा है क्रेडेंशियल डालें, हेडर ओथ की क्रेडेंशियल डालें। तो इसको मैं आपने खोला, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल के ऊपर क्लिक किया, और ये कह रहा है नेम और वैल्यू बताएं। अब नेम क्या है, वहां से उठा लेंगे। ये है नेम, डबल क्लिक किया, कॉपी किया, यहाँ आके पेस्ट कर दिया। वैल्यू कैसे देंगे, वापस जाएंगे ईमेल में, यहाँ से ऐसे करके सेलेक्ट करेंगे बहुत ध्यान से, क्योंकि स्पेसेस भी आ जाते हैं इसके साथ। जैसे मेरे जे, पहला वर्ड मेरा जे है, उससे पहले एक स्पेस भी कॉपी कर लिया मैंने गलती से। तो ये मैंने कॉपी किया, और वापस यहाँ पर आऊँगा। ये हाँ, ये मेरे लिए ना मसला, देखें स्पेस भी एक कैरेक्टर ले लेता है, ये गलत कॉपी नहीं करना है आपको, बहुत ध्यान से करना है। दोबारा से करते हैं, ये यहाँ से मैंने शुरू किया कॉपी करना, और जे तक कॉपी किया मैंने। अब मुझे दिख रहा है कि मैंने जे तक कॉपी किया है, कोई स्पेस नहीं आया है। मैं इसको कॉपी करूँगा, और बहुत ध्यान से लाके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। कर दिया पेस्ट, पक्का पेस्ट कर दिया। हेडर ओथ की एपीआई की, हेडर ओथ की वैल्यू दोनों डाल दी मैंने, ठीक है। अच्छा, अब इसे हम सेव करेंगे, और बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद अब मुझे हेडर को सेट करना है। हेडर क्या होता है, एचटीटीपी के अंदर हेडर एडिशनल इंफॉर्मेशन लेकर जाती है। तो हेडर के अंदर हम पहले सेंड हेडर के इस रेडियो बटन को क्लिक करेंगे, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपको क्या सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो यूजिंग फील्ड बिलो है ना, तो इसको ही रहने दीजिएगा, इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नेम और वैल्यू चाहिए। तो यहाँ आती है यूनिक आईडी, और यहाँ आती है उसकी वैल्यू। पता कैसे चलता है, आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो वह आपको कंप्लेन करेगा कि आपने यूनिक आईडी तो स्पेसिफाई ही नहीं की हेडर के अंदर। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यूनिक आईडी की स्पेलिंग भी देखें, यहाँ से ही हमें उठानी है। ये जो है यूनिक आईडी कैसे लिखा हुआ है, UNIQUE_ID, सब छोटे में लिखा हुआ है, स्मॉल से लिखा हुआ है। तो यूनिक आईडी को मैं डबल क्लिक करके कॉपी करूंगा, यहाँ नेम के अंदर लाकर यूनिक आईडी लगा दूंगा। एक स्पेस भी आ गया कॉपी होके, स्पेस को मैं बैक स्पेस दबा के ख़त्म कर दूंगा। ये यूनिक आईडी लिख दी मैंने। अब इसकी वैल्यू कहाँ से उठाऊं, वो ईमेल में दी हुई है, यूनिक आईडी की वैल्यू ये रही। मैं इसको ध्यान से कॉपी करता हूँ, ये मैंने 4 तक ही लेना है, स्पेस देखें फिर से स्पेस तक चला गया मैं। ये मैं 4 तक आया, मैंने कॉपी किया, और यहाँ लाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये मेरी यूनिक आईडी आ गई। अब क्या है,
अब ये है कि भाई हो गया HTTP का पूरा सेटअप। ड्राइंग अगर मैं दिखाऊं आपको, तो आपने ड्राइंग में क्या बोला था कि एक ऐसा URL लिखो जिसमें डाटा का रिस्पॉन्स मिल जाए। ये HTTP की रिक्वेस्ट है, यही हमने ड्रॉ करके समझा ना। तो यहाँ पर N8N में HTTP की रिक्वेस्ट हमने बना ली। अब मैं एग्जीक्यूट स्टेप कर रहा हूँ, तो एग्जीक्यूट स्टेप करते ही देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब देखें, ये डाटा तो इसने दे दिया लाके। अब मुझे जेसन की फॉर्म में डाटा दीजिए। अब जेसन से ज़्यादा बेहतर आप टेबुलर फॉर्म में देख लेना ऐसे। तो थोड़ा इसको इधर यहाँ पे ऐसे इधर साइड में करते हैं, इसको भी साइड में करते हैं, टेबल को बड़ी करके देखते हैं। देखें कितना डाटा ये मुझे अभी दिखा रहे, 25, लेकिन लेकर ये ज़्यादा है। ये लेकर ना ऑल अगर मैं करूँ, तो ऑल में तो 30 डाटा मुझे यहाँ पर वो दिखा रहे, 30 डाटा दिखा रहे। ठीक है, तो मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, 30 भी सही है। मुझे जो है 30 डाटा इसने दिखा दिया, ये डाटा मैं कम कैसे करूं भाई। चलें रहने दें। तो 1 से लेकर 30 तक अलग अलग डाटा है, जिसमें कस्टमर आईडी है, कस्टमर का नाम है, ऑर्डर प्राइस है, ऑर्डर स्टेटस है, और क्या है, बस यही है। 5 फील्ड हैं, 1 2 3 4 5। ये डाटा मिला कहाँ से, बता सकते हैं आप कहाँ से मिला? अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि डाटा तो हमें मिल गया, लेकिन क्या ये डाटा, ये जो डाटा है, ये क्या हमें कहीं स्टोर करना चाहिए किसी डेटाबेस में? क्या कहते हैं आप? यस सर। जी सर, स्टोर करना चाहिए। क्योंकि ये ऐड सर तो, हमारा दिखाने के डेटाबेस लिए। तो है ना। ये डाटा तो क्योंकि हवा में है ना अभी, अभी कोई रखा ही नहीं हमने स्टोर करके। ये तो HCP की रिस्पॉन्स में आया है, रिस्पॉन्स तो गायब हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इसको स्टोर करना है। कहाँ पर स्टोर करेंगे? किसी डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो आते हैं वापस, वापस से यहाँ पर एक डेटाबेस कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, अब डेटाबेस कैसे कनेक्ट करें? डेटाबेस जो है, मैंने आपको क्या बोला था कि एयर टेबल जो है वो एक्सेल की तरह है, लेकिन एक्सेल से बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी रखते हैं अपने अंदर। एयर टेबल को ना आप डेटाबेस के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। एयर टेबल को आप और भी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे एक्सेल को यूज़ करते हैं, वैसे एयर टेबल को यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एयर टेबल, नीचे आ रहा है। इस एयर टेबल को हम क्लिक करेंगे, और एयर टेबल को क्लिक करते ही यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एयर टेबल के अंदर डाटा डालना है ना। जो हमारे HTTP के अंदर हमने रिसीव किया है, वो डाटा हम कहाँ डालेंगे? एयर टेबल के अंदर। ऐसा ही है ना? तो मैं कह सकता हूँ कि मैं टेबल में एक नई टेबल बनाने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कहूँगा क्रिएट अ रिकॉर्ड। क्रिएट अ रिकॉर्ड को मैं क्लिक करूँगा, और ये मुझे, अच्छा देखें, तो ये एयर टेबल की कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन है, इसमें रिकॉर्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं। मकसद हमारा सिर्फ ये है कि मैं ड्राइंग को लेता चलूँ साथ, और मकसद हमारा सिर्फ ये है कि हम अपने, एक मेरा है डेटाबेस, और इस डेटाबेस में मैं HTTP की रिक्वेस्ट मैंने भेजी जिस जगह पर, उसने मुझे रिस्पांस ला कर दिया। तो ज़रा हम HTTP को रखते हैं सीधे हाथ पर, और डेटाबेस को रखते हैं उल्टे हाथ पर, और ये है मेरा डेटाबेस। इसको मैं कहता हूँ डेटाबेस, और मैं ये कह रहा हूँ HTTP से कि तुम्हें जो रिस्पांस मिला है, वो रिस्पांस ज़रा मेरे डेटाबेस में भी भेज दो। ठीक है, तो आपको भी ये बात समझ आ रही है कि एक HTTP की रिक्वेस्ट हुई, और उसने डाटा को, जहाँ पर भी वो डाटा रखा हुआ था, N8N के सर्वर पर रखा हुआ है ये डाटा। तो हम ज़रा ये मेंशन कर देते हैं कि ये डाटा कहाँ पर रखा हुआ था। ये डाटा था भाई N8N के सर्व या N8N के API के अंदर। ठीक है, तो N8N के API से हमने रिस्पांस के तौर पे HTTP में डाटा रिसीव किया, और अपने डेटाबेस में अभी हम वही डाटा डालने जा रहे हैं, इस तरह। तो मेरा ख्याल है कि आप सबको ये स्टेप क्लियर है। तो डेटाबेस हमारा जो है,
वो है एयर टेबल, जिससे हम एक रिकॉर्ड क्रिएट करें। सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन में जाएंगे, तो ऊपर वाला ऑप्शन हमसे ये कहता है कि एयर टेबल के क्रेडेंशियल को आप जो है वो सेटअप करें। तो जब मैं इसके क्रेडेंशियल में जाता हूँ, तो ये मुझसे ये कहता है कि एक्सेस टोकन चाहिए। क्या चाहिए? एक्सेस टोकन चाहिए। और ये कह रहा है मेक श्योर, याद रखिएगा कि आप डाटा डॉट रिकॉर्ड रीड वाला, डाटा डॉट रिकॉर्ड राइट वाला, स्कीमा डॉट बेसिस रीड वाला, इन तीनों को वहां पर सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये तीनों भी हमें याद है, और एक्सेस टोकन जो है वो हमें चाहिए। इसके लिए हमें गूगल पर जाकर लिखना पड़ेगा एयर टेबल, और एयर टेबल को आप जो है वो ओपन करें। स्पेशली आप में से, अच्छा अब हमें क्या करना है कि हमें आना है एयर टेबल के अंदर। तो आप ज़रा गूगल पर जाएं और लिखें एयर टेबल। यहाँ पर ऊपर यूआरएल में ना लिखें एयर टेबल। सर मैं आ गई है। अच्छा, तो ये रहा, वेट करो, ये रहा। एक सेकेंड, आप नीचे आइएगा और नीचे स्क्रॉल करके आएं। जी, ये जो एयर टेबल की दूसरी, ये जो है ना, ये वेबसाइट जो यहाँ पर आपको आ रही है नज़र, इसको क्लिक करें। अच्छा, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, साइन अप फॉर फ्री करना है। ब्लैक कलर का बटन है ऊपर। ये तो कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल करें। अच्छा, जिन्होंने एयर टेबल पहले बना लिया है ना, तो उनको करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कंटिन्यू विद गूगल का बटन है, हाँ, यहाँ से आपने क्लिक कर दिया। यहाँ से आपने अपने इसको सेलेक्ट किया, फिर कंटिन्यू किया। अच्छा, नीचे स्क्रॉल करके नीचे आए। ये कह रहा है कंपनी का नाम दें, तो कुछ भी नाम दे दें आप, अपनी अपना नाम लिख दें। ठीक है, और आगे जाएं। ठीक है, व्हाट इंडस्ट्री इज इन, आईटी लिख दें। आगे जाएं। विच टीम आर यू इन, आईटी लिख दें। अच्छा, अब आपको बिल्ड देखें, सीधे हाथ में सबसे ऊपर क्रॉस का एक ऑप्शन आ रहा है, राइट साइड पर सबसे ऊपर देखिएगा। सबसे ऊपर, हाँ, यहाँ पर। तो क्रॉस कर दें यहाँ से और क्रिएट करें। आप यहाँ पर आ गए। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही आप आए, आपको ऐसी विंडो नजर आ रही है। क्या क्या अच्छा, अब सर ये इसे प्रॉम्प्ट चल रहा है। इसे क्रॉस कर दें, इसे बंद कर दें अगर ये आपके पास आ रहा है तो। ठीक है, और इसे हाँ बंद करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो आपके पास ये स्क्रीन आ रही है साइड में, इसको क्लिक कर दें ताकि ये स्क्रीन जो है हाँ छोटी हो जाए। अच्छा, अब आपको करना ये है कि अपने यूनाइट बेस जो है इसका, इसको डबल क्लिक करें। इसका नाम रख रहे हैं आप अपना कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इकबाल बेस रख दें, हाँ।
ताकि हमें पता हो ना ये ऊपर वाले। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद इस कहीं और क्लिक करें यहाँ पर जैसे कि। ठीक है, स्किप कर दीजिएगा इस ऑप्शन को, ये जो आ रहे। अच्छा यहाँ से भी से क्रॉस करने। जी जी, सबका ऐसे ही आ रहा होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रही है ना ये, इसीलिए। अच्छा उसके बाद ये टेबल को डबल क्लिक करें, यहाँ से डबल क्लिक करना है आपको। अच्छा, रीनेम टेबल लिखा रहे हैं ना यहाँ। हाँ ठीक है, आ गया आ गया। अच्छा तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखें। यहाँ पर हाँ खिज़र टेबल कर दें, इस तरह कर दें ताकि आपको याद रहे कि टेबल का नाम हमने ये रखा है, और मिलाकर लिखेगा टेबल का नाम। टेबल और उसके बीच में अंडरस्कोर लगा दें, इस तरह। ठीक है, सेव कर दें। ठीक है, तो अब आपके पास काफ़ी सारे कॉलम जो है ना वो बनाकर दे दिया है इन्होंने, ये इन सब पर एक एक करके आपको राइट क्लिक करना है, और सबसे नीचे ऑप्शन आएगा रेड कलर का, डिलीट कॉलम। नीचे करेंगे तो ऑप्शन आएगा डिलीट फील्ड। यही आप तमाम कॉलम्स के साथ आप ये कर दें और सबको डिलीट कर दें। जी कर दें, इसको भी डिलीट कर दें। अच्छा अब आप नेम को जो है वो रखिएगा। ठीक है, नेम को रखिएगा। और हमें करना क्या है कि अब मैं आपको समझाता हूँ वापस आके। आपकी स्क्रीन बंद कर रहा हूँ मैं। अच्छा सबसे पहले, क्योंकि ये मेरे जो टेबल है, ये टेबल अभी ब्लैंक टेबल है, इसमें कुछ भी बना हुआ नहीं है। और ये जो टेबल है ना, ये बेसिकली इसमें हमें लिखना नहीं है कुछ। हमें अपने HTTP से जो रिकॉर्ड मिले हैं ना, उन रिकॉर्ड्स को यहाँ पर मंगवा कर सेव करवाना है। तो ये हम करेंगे, एक ही सूरत पे कर पाएंगे जब इसको अपने N8N से कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के लिए वो कह रहा है एक्सेस टोकन चाहिए। तो एक्सेस टोकन कैसे निकालना है, देखें यहाँ पर आपको उल्टे हाथ में सबसे नीचे आपका एक लोगो बना रहे हैं आपके नाम का, जैसे यहाँ पर टी लिखा आ रहा है। इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर बिल्डर हब का ऑप्शन है। बिल्डर हब के अंदर मैं जाऊँगा तो ये मुझे लेकर जाएगा बिल्डर हब में। ठीक है, बिल्डर हब में जैसे ही मैं आऊँगा तो डेवलपर्स के अंदर पर्सनल एक्सेस टोकन के टैब को आपको क्लिक करना है ताकि आप इस वाली विंडो पर आ जाएं। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर एक बटन नज़र आ रहा होगा क्रिएट टोकन का। तो क्रिएट टोकन के बटन को क्लिक करें, कोई भी नाम लिखें। जैसे कि मैं लिख देता हूँ एन न्यू। मैं नाम लिख रहा हूँ न्यू N8N टोकन। ठीक है, और ऐड स्कोप में क्लिक करके वो जो उसने बताया था, क्या बताया था, डाटा रिकॉर्ड रीड। और क्या बताया था N8N में, देख लें यहाँ पर जाकर, बोला था डाटा रिकॉर्ड राइट स्कीमा बेस रीड। तो इधर आकर डाटा रिकॉर्ड राइट और स्कीमा बेस रीड, ये तीनों सेलेक्ट कर लिया हमने। अब क्योंकि नाम भी लिख लिया और जो बोला था सेलेक्ट करने वो भी सेलेक्ट कर लिया, तो अब ऐड अ बेस करके अपने टेबल को सेलेक्ट कर दे। तो ये इकबाल बेस के नाम से मैंने बना लिया था, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो क्रिएट टोकन कर लेते हैं। और ये जो मुझे टोकन दे रहा है इसको मैं कॉपी कर लूँगा। अच्छा ये एक दफ़ा दिखाता है फिर ये दिखाता नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप इसको या तो हाथ के हाथ N8N पर ले जाकर सेव कर दें। कॉपी आपने किया, बिना कोई गड़बड़ किए सीधा N8N के एक्सेस टोकन वाले कॉलम में लाकर आपने पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है। आपको ये ग्रीन कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुली लिखा अगर आ गया है तो मतलब आपने टोकन तो सेट कर लिया।
और इसको आप बंद कर सकते हैं और इस स्क्रीन पर आ सकते हैं अब आप। अच्छा, वापस आते हैं यहाँ पर बिल्डर हब में, इसको बैक करते हैं ऊपर से, और ताकि हम वापस से अपनी टेबल में आ जाएं। तो यहाँ पर मुझे दो टेबल दिखा रहे हैं, एक पहले मैंने बनाया था और एक अभी मैंने बनाया। तो एक ये इकबाल बेस जो है ना, इसको मैं रिकॉर्ड क्लिक पूरा करूँगा। कीजिएगा। मेरा नेट इशू कर रहा है बार बार। अच्छा, अब आपके पास ये टेबल है इस तरह, और एक N8N की स्क्रीन है इस तरह, ठीक है। तो इसमें क्या आपके पास रिसोर्सेज में रिकॉर्ड लिखा आ रहा है पहले से? जी सर। और ऑपरेशन में क्रिएट लिखा आ रहा है? जी सर। तो अगर आप उल्टे हाथ पर देखें यहाँ पर इस जगह पर, तो यहाँ पर आपको वही सारे 30 रिकॉर्ड्स जो आपने पहले HTTP रिक्वेस्ट करके मंगवाए थे, 30 रिकॉर्ड्स, वो 30 के 30 रिकॉर्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं। और वो किस शक्ल में मौजूद है? आप टेबल के फॉर्म में देख लें, आप जेसन के फॉर्म में देख लें, किसी भी फॉर्म में देख लें। तो वो ये कह रहा है कि रिकॉर्ड्स यहाँ पर है 5 कॉलन, जो कि एक टेबल में हम बना सकते हैं 5 कॉलन, ठीक है। अभी फिलहाल हमें करना ये है कि सबसे पहले आते हैं और इस बेस को सेट करते हैं। बेस को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ जानी पहचानी चीज़ यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो हमने नाम जी रखा था बिल्कुल सर। उसको हमने जी सेलेक्ट कर सर। लिया। टेबल का नाम हमने क्या रखा था? हज़ा टेबल रखा था, इसको भी हमने सेलेक्ट कर लिया। और मैप ईच कॉलन मैनुअली लिखा आपके पास भी आ रहा है? जी सर। आपके जी पास भी आ रहा है, सर। मेरे पास भी यही आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ईमेल, एम्प्लॉय, ऑर्डर प्राइस, ऑर्डर स्टेटस, ये 5 कॉलन है जिसको हमें यहाँ पर बनाना है। तो नाम यहाँ से आपको उठाना पड़ेगा। ऑर्डर आईडी ऐसे पकड़ें और ऐसे लाके नेम में रख दें, ठीक है, आपने रख दिया। अच्छा, अब वो बताइए क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई, अब आप यहाँ पर आप बात समझेंगे। अगर आप अपने टेबल पर हैं तो आपके पास कौन से नाम का कॉलन मौजूद है? नेम के नाम का। नेम। नेम। और हम वहां से क्या भेजना चाह रहे हैं? नेम। रिकॉर्ड आईडी। नेम है ही नहीं ना मेरे पास। मेरे पास तो रिकॉर्ड आईडी है, कस्टमर आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, ऑर्डर प्राइस हो रही है। तो ऑर्डर कॉलन आईडी। के नाम ही मैच नहीं कर रहे, डाटा कैसे सही जाएगा? डाटा तो गलत चले जाएगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको पहले तो मिटा दें। मिटा दिया, वापस पहले जैसा हो गया। अभी हमें टेबल को सेट करना पड़ेगा। तो ऑर्डर आईडी के नाम को, ये थोड़ा मुश्किल होगा आपको, थोड़ा सा देखें, मैं स्क्रीन बड़ी करता हूँ। देखें थोड़ा सा क्या करें, ऑर्डर आईडी का जो ये डबल कोट है ना, उससे पहले आकर माउस को क्लिक करके ऐसे करके सेलेक्ट कर लें, भले डबल कोट के साथ सेलेक्ट हो जाए। आप इसको करेंगे कॉपी, कंट्रोल C के बटन से कॉपी किया, और अपने टेबल में आए, ये जो नेम लिखा हुआ है ना, इसको डबल क्लिक करके यहाँ लाकर पेस्ट कर दिया, और यहाँ से डबल कोट मिटा दें। देखा, स्पेस भी आया हुआ था एक एक्स्ट्रा छुपा हुआ था, वो भी ऑर्डर आईडी हो गया। इसको सेव कर दिया मैंने। ऑर्डर आईडी नंबर में आएगी आईडी, या नेम, या वो आएगी नेम के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में? ऐसा जल्जला है अपना। आईडी जो है, आईडी NIC नंबर होते हैं ना, NIC ID नंबर होता है 1 2 3 4। तो डाटा टाइप क्या होगी? ऑर्डर आईडी की डाटा टाइप क्या सेट करूं? नंबर सर। नंबर। नंबर करूंगा। तो इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, नीचे यहाँ पर देर है, यहाँ पर आप आकर ऐसे करके नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। और ये प्योर नंबर है, ये नंबर डेसिमल नंबर नहीं है, जैसे कि होता है ना कि 1.25 1.37, ऐसे वाला नहीं है, ये प्योर नंबर है। तो प्योर नंबर में आप यहाँ पे जीरो आकर सेलेक्ट कर लें। डेसिमल प्लेसेस में जीरो सेलेक्ट कर लिया आपने, डाटा टाइप नंबर रख दिया, नाम इसका ऑर्डर आईडी है, सेव कर दें। अब क्या होगा कि आप अगर N8N में वापस जाएं, अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर सकता हूँ।
अब अगर मैं N8N में वापस आऊं और मैं इसको रिफ्रेश करूं, रिफ्रेश कैसे करूंगा भाई? यहाँ ये छोटे से तीन बटन को आप देख पा रहे हैं, ये आपका एक्सक्लेमेशन साइन है, ये आपका रिफ्रेश का साइन है। तो ये जो गोल गोल रिफ्रेश का साइन है ना, इसको आप क्लिक करेंगे तो देखें ये ऑर्डर आईडी बन गया, नेम। जी सर। अब इसको वैल्यू देनी है ना आपको, तो ऐसे उठाएं और ये ला के यहाँ पे सेट कर दें। वैल्यू आपकी डायनामिक सेट हो गई, मतलब ऑर्डर आईडी की कॉलन में ऑर्डर आईडी की वैल्यू पीछे से उठाकर हमने यहाँ पर डाल दिया। मैं आपको देखें दिखाता हूँ इसको, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो देखें ये दिखा देता है कि आपने जो ये लिखा है इसके मतलब आपने 1 लिखा है यहाँ पर, 1 लिखा है यहाँ पर। तो ये वाली बात हमें समझ आ गई कि ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर आईडी जो मैंने दिया है वो ऑर्डर आईडी मैंने पीछे से ऑर्डर आईडी से निकाली है। ठीक है, सही है, ज़बरदस्त। अब आपको क्या ये बात समझ आई है कि यहाँ पर जितने कॉलम्स बनाऊंगा और इस यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूंगा तो वो सारे दिखाई देगा मुझे यहाँ पर? एक करके देखते हैं, शायद आपको समझना है। जी सर। मैं क्या जी करता सर। हूँ, प्लस करता हूँ। ये कह रहा है कि भाई फाइंड करें, मुझे फाइंड तो नहीं करना है ना, मुझे तो बनाना है। तो बनाने के लिए मैं नाम चाहिए, मुझे वापस जाता हूँ, नाम उठाता हूँ, वही पीछे से थोड़ा सा पीछे आएंगे, ऐसे करके नाम उठा लेंगे, भले डबल कोट के साथ आ जाए। और यहाँ पर आकर हम लिखेंगे ये क्या नाम है, ये कस्टमर आईडी, ये भी नंबर है। तो हम यहाँ से आएंगे वापस और यहाँ पर देखेंगे नीचे 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 नंबर को सेलेक्ट किया। ये कह रहा है फील्ड का नाम बताएं, मैं लिख दूंगा ये है नाम, कस्टमर आईडी के नाम, डबल कोट मिटाऊंगा, एक्स्ट्रा स्पेस मिटाऊंगा। और आईडी, कस्टमर आईडी भी पॉइंट में हो नहीं सकती, तो इसको भी डेसिमल को क्या कर दूंगा, 0, और क्रिएट कर दूंगा फील्ड को। तो मैंने दो फील्ड बना दिए। अब मैं N8N में वापस जाकर इसे रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा, मुझे दो फील्ड दिखाएगा, कहेगा कस्टमर आईडी भी आपके पास वहां पर। अब मुझे इसको वैल्यू देनी है, तो मैं सिंपल ये उठाया, पकड़ा, ये लाके यहाँ पे छोड़ दिया। क्या हो गया, ऑर्डर आईडी में ऑर्डर आईडी से उठा लेना वैल्यू, कस्टमर आईडी में कस्टमर आईडी से उठा लेना वैल्यू। क्या क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ सिर्फ इसकी वैल्यू उठाएगा, पहले वाले की? ऐसा नहीं है, ये एक एक करके पहले वाले की वैल्यू पहले रो में डालेगा, इस पहले रो में, फिर दूसरे की दूसरे रो में, तीसरे की तीसरे रो में, चौथे की चौथे रो में, इस तरह। तो मेरा ख्याल है कि हम फटाफट से बाकी के कॉलम्स भी बना लेते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? यहाँ से हम करते हैं कॉपी और यहाँ आते हैं। यहाँ अच्छा, ये नाम क्या था भाई? वो है टेक्स्ट, है टेक्स्ट। नीचे आते हैं, सिंगल लाइन टेक्स्ट को डाटा टाइप है, ये क्लिक किया, इसको पेस्ट किया, डबल कोट मिटाया और क्रिएट कर दिया। सिंपल था, ये तो बहुत सिंपल था। पीछे आते हैं वापस, ऑर्डर प्राइस को लेते हैं, यहाँ आकर इससे सेलेक्ट किया, नंबर ढूंढते हैं, नंबर नंबर, नाम लिखा, डबल कोट मिटाया, ऑर्डर प्राइस, प्राइस तो हो सकती है ना, $1.5 है ना, तो ये तो डेसिमल चाहिए, इसको डेसिमल में ही रहने देता है। तो डेसिमल की कितनी वैल्यू, दो वैल्यू ले लेते हैं, है ना, ये सही रहता है। तो नंबर के फॉर्म में हमने डेसिमल की दो वैल्यू भी इसको अलाउ कर दी है और ये क्रिएट फील्ड कर दिया हमने, ऑर्डर प्राइस। अच्छा, और क्या है भाई, ऑर्डर स्टेटस है, ये भी नाम है। तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे अपने इसमें, नीचे आएंगे, सिंगल लाइन टेक्स्ट, और ये नाम को कॉपी पेस्ट करके डबल कोट मिटाएंगे, स्पेस मिटाया, डबल कोट मिटाया, क्रिएट फील्ड कर दिया। तो मैंने क्या कर दिया है, 5 कॉलन बना दिए। और अगर मैं अपने N8N को रिफ्रेश करूं तो क्या ये मुझे 5 कॉलन यहाँ पर दिखाएगा? ये यस बिल्कुल सर। दिखा रहे, एम्प्लॉय नेम, ऑर्डर प्राइस, ऑर्डर स्टेटस। और एम्प्लॉय नेम में एम्प्लॉय नेम को उठाकर यहाँ पर लाकर रख देंगे। तो ये एम्प्लॉय नेम उठा लिया इससे मारियो, और ऑर्डर प्राइस को पकड़ के ऐसे ला के यहाँ पर ऑर्डर प्राइस में रख देंगे। तो पैसे भी सेट हो गए, $150.32। और ऑर्डर स्टेटस को पकड़ के ला के यहाँ पर ऐसे करके रख देंगे। तो प्रोसेसिंग जो भी है, मतलब आपने तो डायनामिक वैल्यू सेट कर दी है ना, अब ऑर्डर आईडी जो भी हो, कस्टमर आईडी जो भी हो, तो
जैसी जैसी इसकी वैल्यूज होंगी वो डालते जाएगा उसमें। तो क्या यहाँ तक आप सब पहुंच गए? अब हमें एग्जीक्यूट करना है। हमें एग्जीक्यूट करके वहां पर देखना है कि ये क्या सच में हमारा डाटा वहां पर लेकर जा रहा है या नहीं। तो एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं और सब्र करते हैं। तो मतलब ये है कि हमारे HTTP से जो डाटा हमने रिसीव किया था, ड्राइंग को खोलते हैं, ड्राइंग को। HTTP से जो डाटा हमने N8N की API से रिसीव किया, क्या हमने वो डेटाबेस में स्टोर कर लिया? बिल्कुल सर। यस जी सर। कर लिया, स्टोर कर लिया हमने। ठीक है, तो अब क्या है कि इसको मैं समझ चुका कि ये डाटा भेज रहा है। मैं क्या करता हूँ अभी फ़िलहाल, थोड़ी देर के लिए ये रिकॉर्ड पूरे को सेलेक्ट करता हूँ और आकर डिलीट ऑल सेलेक्टेड रिकॉर्ड को मिटा देता हूँ। खाली हो जाएगा, फिर से खाली हो जाएगा, है ना? तो एग्जीक्यूशन चल रही है अभी भी। अच्छा, हो सकता है आप लोगों की ना चल रही हो, मेरी ये चला रहा है एग्जीक्यूशन, पता नहीं क्यों। इसको मैं स्टॉप करूंगा, ये स्टॉप का बटन है, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टॉप भी हो जाती है। वापस आया, देखा यहाँ तो सब कुछ क्लियर है। यहाँ से आकर एक दफ़ा और दिल चाह रहा है मेरा, एक दफ़ा और मैं इसको चला लेता हूँ। तो मैं इसको चलाकर अपने टेबल में आकर देखूंगा, यहाँ पर देखें, अच्छा लगता है ना, एक एक करके डाटा आ रहे हैं। सर खिलौना बन गया है स्नैप। तो ये अभी सही आया 30 रिकॉर्ड, और शुरू वाले में कोई स्पेस भी नहीं है, सही है। 30 रिकॉर्ड हमने यहाँ पर रिसीव कर लिया। अब आप मुझे ये बताएं देखकर, क्या ये जो रिकॉर्ड इसने मुझे भेजा है, इसके ऑर्डर स्टेटस की अगर मैं बात करूं, तो क्या कुछ प्रोसेसिंग वाले और कुछ बुक्ड वाले नहीं है? अलग अलग नहीं है दोनों? जी जी सर। सर। एक है प्रोसेसिंग में और एक जो है वो फुलफिल हो चुका है, उसमें बुक लिखा हुआ है। तो ये दोनों तो डाटा ही अलग है। तो क्या मुझे इसको इस टेबल में रखना चाहिए, या मैं एक ऐसी टेबल बना दूं जिसमें मैं लिख दूं प्रोसेसिंग डाटा और बुक डाटा, दो टेबल बना दूं और दोनों में अलग अलग डाटा भेज दूं? जी सर, कॉपी कर जी लेंगे। सर। है ना? समझ आ रही है बात आपको, मतलब ठीक है। तो कॉपी करके करूं, कैसे सर होगा? इफ एल्स लगा के थे। इसी टेबल कॉपी करके। इफ एल्स लगाकर मैं करूंगा, और इफ एल्स लगाकर मैं कहूंगा कि भाई प्रोसेसिंग वाला जो डाटा है वो मुझे प्रोसेसिंग में दो, प्रोसेसिंग के टेबल में, और जो बुक्ड वाला डाटा है वो बुक वाले में, कि सेग्रीगेट तो हो जाए, वरना तो फिर जी मैं सर। ढूंढता ही रहूंगा। अच्छा, तो अभी क्या करना है? अभी मुझे ये करना है कि तीन टेबल बनाते हैं। जब आप डेटाबेस के साथ काम करते हैं ना, तो ये वाली प्रैक्टिस फॉलो होती है कि एक मेन टेबल है, उसमें पूरा जो डाटा है वो होता है, और आप फिर मजीद टेबल और भी बनाते हैं। उसी में से डाटा निकाल कर आप कहते हैं कि पूरा डाटा तो है एक टेबल में। एक टेबल ऐसी टेबल है जिसमें मैं कुछ फील्ड्स को नहीं दिखाना चाहता, जैसे मुझे कस्टमर आईडी से कोई मतलब नहीं है, मुझे एम्प्लॉय के नाम से भी कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ ऑर्डर प्राइस से मतलब है और ऑर्डर स्टेटस से मतलब है। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा फील्ड आ रही है ना, ऑर्डर आईडी तो चाहिए होगी, ये तो इंपॉर्टेंट होती है। आईडी और ऑर्डर स्टेटस, आईडी और ऑर्डर स्टेटस, ये दो कॉलम चाहिए, बाकी तीन कॉलम नहीं चाहिए। ना ये चाहिए, ना ये चाहिए, ना ये चाहिए। इसके मतलब ये नहीं कि मैं किसी भी टेबल पर ये रिकॉर्ड ना रखूं। मेरा एक मेन टेबल है जिसका नाम है खज़ा टेबल। इसको हम एक काम करते हैं, ये नाम सही नहीं लग रहा है मुझे, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ मेन टेबल, है ना? तो इसका नाम मैंने मेन टेबल रखना है, ये यहाँ से आके मैं कर दे रहा हूँ मेन टेबल। अच्छा, मेन टेबल में सर हमने वहां पर जो तो मेन टेबल जो इसका मैंने नाम रखा है, अब N8N में जाकर भी ज़रा इसे सही कर लेते हैं। और अपने एयर टेबल को मैंने क्लिक किया, यहाँ से देखें ये आ रहा था ना खज़ा टेबल, इसको मैं खोलता हूँ, देखें अब ये मेन टेबल है। तो बस इतना सा काम था, आपने नाम चेंज किया, मेन टेबल का बता दिया कि भाई मेन टेबल है इसका नाम। चलें, ये तो हो गया सेट।
अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक टेबल क्रिएट करूँ, और वो एक ऐसी टेबल हो जो कि ऑर्डर आईडी और ऑर्डर स्टेटस को रखे एम्प्लॉय के नेम के साथ। तो हम एक काम करते हैं, मेन टेबल को राइट क्लिक करके करते हैं डुप्लीकेट टेबल, ताकि एक मेन टेबल की कॉपी बनकर आ जाए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसका नाम रखते हैं, इसका नाम क्या था पिछले वाले में, बुक्ड है और प्रोसेसिंग है, तो एक का नाम रख देते हैं बुक्ड टेबल। बुक टेबल, ठीक है। और इसमें ना ना तो हमें ऑर्डर आईडी तो चाहिए, कस्टमर आईडी नहीं चाहिए, ये हटा देता हूँ मैं। कस्टमर आईडी नहीं चाहिए, और ईमेल एम्प्लॉय नेम को हमें रखना है, एम्प्लॉय नेम को हमें रखना है, एम्प्लॉय नेम को हमें रखना है। ऑर्डर स्टेटस भी चाहिए, ऑर्डर प्राइस भी नहीं चाहिए, मैं हटा देते हैं इसे। तीन कॉलन है यहाँ पर, ऑर्डर आईडी, एम्प्लॉय का नाम और ऑर्डर स्टेटस। तो ये बुक टेबल है, और इसी बुक टेबल को अब हम सेटअप करेंगे वहाँ पर। तो N8N में आते हैं, यहाँ पर आने के बाद इस क्रिएट अ रिकॉर्ड का नाम जो है ना, ज़रा हम इसका नाम भी कर लेते हैं, डबल क्लिक करके। कहाँ से नाम सेट होता है, यहाँ से होता है, क्रिएट अ रिकॉर्ड, इसको कर देते हैं भाई मेन टेबल। बस सही है, मेन टेबल। तो ये मेन टेबल हो गया। और एक मैं बना लेता हूँ, HTTP के ही उसमें चाहिए मुझे, तो मैं बना लेता हूँ एक और। अब वो जाहिर है इसके बाद ही लगेगा, तो इसके बाद मैं लेता हूँ एक एयर टेबल, और एयर टेबल के बाद क्रिएट अ रिकॉर्ड लेते हैं। और सब सेटअप हुआ हुआ है, अथेंटिकेशन पहले से सेट हुआ हुआ है, रिकॉर्ड है, क्रिएट करना है, यहाँ मुझे सेलेक्ट करके बताना है, एक बाल बेस कर देता हूँ। और ये दो टेबल दिखाएगा मुझे, मैं बुक टेबल को सेलेक्ट करूँगा, ये मुझे बता देगा कि ऑर्डर आईडी है इसमें, इसमें एम्प्लॉय नेम है, इसमें ऑर्डर स्टेटस है। तो अब मुझे चाहिए प्रीवियस रिकॉर्ड। अब वो जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो मुझे लाकर लगाना है इसमें HTTP से, HTTP से लगाना है मुझे लाकर। कैसे होगा ये पॉसिबल, कैसे होगा ये, ऐसे हो सर आपने पाएगा। क्या सिलेक्ट किया है? मेंटेन क्रिएटर रिकॉर्ड दोबारा। जी, देखिए ना। अच्छा, मेरा ये वर्क फ्लो एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको ज़रा मैं रोकूं, ठीक है। वर्क फ्लो एग्जीक्यूट हो रहा था। आप मुझसे पूछिए मैंने क्या सेलेक्ट किया दोबारा। मेन टेबल के बाद दोबारा यही है। जी। अच्छा, अब मुझे ना HTTP से डाटा उठाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ इनपुट वाले को खोलूँगा, HTTP रिक्वेस्ट में आऊँगा, और ये मुझे दिखा रहा है कि ये सारे डाटा को यहाँ पर वो दिखा रहे हैं मुझे। तो भाई ये सिंपल है ना भाई, ये उठाया यहाँ लगा दिया। ये कस्टमर आईडी तो नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम उठाया यहाँ लगा दिया। ऑर्डर स्टेटस उठाया यहाँ लगा दिया। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये कितना आसान है करना। लेकिन इसमें एक जी मसला है, सर। वो मसला ये है कि आपको सारे बुक वाले यहाँ पर सेलेक्ट करना है, प्रोसेसिंग वाला नहीं चाहिए आपको। तो वो फिल्टर करना जो है ना, वो है हमारा काम यहाँ पे, कि वो फिल्टर कैसे होगा। डायरेक्ट HTTP का डाटा मेन टेबल को भी मिल रहा है, और इसका नाम भी ज़रा रख देता हूँ मैं, यहाँ पर आकर क्लिक करके बुक्ड टेबल। आपको ये बात समझ आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ। HTTP में जो डाटा था वो मेन टेबल में तो आ गया, चलो ठीक है, मिक्स डाटा है मेन टेबल में। बुक टेबल में सिर्फ बुकिंग वाला डाटा चाहिए, बुक टेबल में सिर्फ बुकिंग वाला डाटा चाहिए। कैसे करूं।
नहीं समझ आ रही बात? कैपिटल। अच्छा, आपने बोला इफ एल्स लगाएंगे, ठीक है, और हमें ये बात भी समझ आ रही है कि इस वाले टेबल को डाटा यहाँ से मिल रहा है, इस वाले टेबल को भी डाटा यहाँ से मिल रहा है। तो मतलब इसका डाटा जो है वो फ्लो करके जाता है, यहाँ पर भी ऑप्शन होता है मैं सेलेक्ट करने का, इसका डाटा फ्लो करके जाता है, यहाँ पर भी डायरेक्ट जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले इसके पास जाएगा फिर इसके पास जाएगा। आप डायरेक्ट इसका इससे कनेक्ट करवा सकते हैं और इसका इससे कनेक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन दिया होता है। तो हमें करना ये है कि बीच में, यहाँ पर बीच में डालते हैं इफ कंडीशन। इससे पहले इफ लिखते हैं, इफ कंडीशन आ जाएगी। अच्छा, इफ कंडीशन के नोड को अब मुझे एच टी टी पी, देखें उल्टे हाथ पर यहाँ पर इनपुट लिखा है, इनपुट कहाँ से लेना है? एच टी टी पी के रिक्वेस्ट से लेना है। फिर से वो पूरा डाटा आ गया, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ये सब कुछ आ गया। मुझे बोलना है कि भाई ऑर्डर स्टेटस अगर बराबर है, इज इक्वल टू, मतलब प्रोसेसिंग के, गलत आ गया, कंट्रोल डिलीट करें इसको, प्रोसेसिंग हार्ड कोटेड लिखना है। मैं कैसे लिखेंगे? यहाँ से कॉपी किया ताकि गलती ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और डबल कोट मिटा देंगे। ठीक है, बहुत सही तरीके से हमने लिख लिया ये। तो मैंने इसको बोला कि भाई ऑर्डर स्टेटस जिसका बराबर हो प्रोसेसिंग के टेक्स्ट के, वो मुझे दिखा देना। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्या ये इफ कंडीशन मेरे एच टी टी पी के मिक्स रिक्वेस्ट को सेग्रीगेट कर पाएगा? एग्जीक्यूट करते हैं। जब मैंने इसको एग्जीक्यूट करके चला दिया तो आप नोट करेंगे कि आपके पास यहाँ टेबल आ गया, और टेबल में उसने दिया क्या आपको? उसने आपको दिया एक आईडी दी, क्रिएटेड टाइम, क्रिएटेड फील्ड, और भी चीज़ें इसमें दी हैं। हम जेसन में देख लेते हैं। जेसन में आपको ये पूरा ऑब्जेक्ट नज़र आएगा, जिसमें वो आपको आईडी भी दे रहा है, क्रिएटेड टाइम भी दे रहा है, फील्ड्स में बता रहे हैं कि आपके 5 के 5 कॉलन भी आपको दे दिए। लेकिन सेग्रीगेशन कहाँ पर हुई? वो हुई है यहाँ पर इस कॉलम में। ऊपर अगर आप देखें ना तो ये लिख रहा है ट्रू ब्रांच, 14 आइटम आए ट्रू वाले में, और फॉल्स वाले में कितने आइटम आए? 16। 16 आइटम है। क्या अगर हम गौर से देखें, अभी मैं किस में हूँ? ट्रू वाले में हूँ। क्या सारे के सारे प्रोसेसिंग वाले ही हैं ट्रू वाले में? ये तो प्रोसेसिंग है, ये भी प्रोसेसिंग है, ये भी जी प्रोसेसिंग है, सर, सर। सारे प्रोसेसिंग वाले हैं। और फॉल्स वाले टैब को क्लिक करूं अगर मैं, तो इसमें ये कह रहा है कि प्रोसेसिंग वाला नहीं है, बुक्ड वाला, बुक्ड वाला है। ये भी प्रोसेसिंग नहीं है, ये भी प्रोसेसिंग नहीं। मतलब जो प्रोसेसिंग नहीं है वो फॉल्स में आ गया, और जो प्रोसेसिंग वाला था वो ट्रू में आ गया। तो हो गया ना सेग्रीगेट? हुआ कि नहीं हुआ? जी सर, हो गया। जी सर, हो गया। अब मुझे आप एक बात समझाएं, फॉल्स में हमने ये तो नहीं बोला कि बुक्ड वाला लेकर आओ, हमने बोला जो प्रोसेसिंग नहीं है वो फॉल्स में आए। अगर यहाँ पर बुक्ड भी होता और बुक्ड के अलावा यहाँ पर कुछ और भी होता, तो उसको मजीद सेग्रीगेट करने के लिए क्या एक और इफ कंडीशन नहीं लगा सकते आप, और कहते कि चलो अब मैंने प्रोसेसिंग को तो सेग्रीगेट किया, अब जो फॉल्स के अंदर दो मिक्स चीजें आ रही हैं उसमें से भी बुक्ड को मुझे निकाल के अलग करना है। तो एक और इफ कंडीशन लगा दी, फिर एक और इफ कंडीशन लगा दी, कितने सारे इफ कंडीशन से आपको ये अलग अलग होकर मिल जाएगा। अभी हमने किसको अलग किया? प्रोसेसिंग को अलग किया, और दिखा रहा है वो, देखें ट्रू में प्रोसेसिंग है, फॉल्स में बुक्ड नहीं है, फॉल्स में बुक नहीं है, फॉल्स में वो वाला डाटा है जो प्रोसेसिंग नहीं है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? जी सर, बिल्कुल। जी सर जी। तो ट्रू के साथ ट्रू और फॉल्स के साथ फॉल्स। अच्छा चलें, अब हम क्योंकि इसने दिखा दिया ना कि ये सही है, तो अब हमारा ये बुक टेबल वाला नोट चला नहीं है। हमें करना ये है कि बड़ा अच्छा काम हुआ है, इसको थोड़ा छोटा कर दें वर्क फ्लो को ना। ये इसको मैं करता हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे भेजते हैं इसको, और ये नीचे ग्राउंड फ्लोर वाले जो हैं, देखें इसका जो ट्रू है ना, उसके ट्रू के अंदर कौन सा डाटा रखा हुआ है?
बहुत शोर मचा रहा है, बहुत सर में दर्द हो रहा है बुक वाकई। वाला। प्रोसेसिंग वाला। प्रोसेसिंग वाला। और फरा माइक ऑफ कीजिएगा। अच्छा, तो प्रोसेसिंग वाला। और हमें इस टेबल में डाटा कौन से डालने हैं? बुक वाला। सर बुक। बुक वाला। बुक वाला डाटा डालना है। तो फिर कंडीशन क्या बनाऊं? इफ कंडीशन को दोबारा खोलूं, प्रोसेसिंग को यहाँ से मिटाऊं, और यहाँ पर क्या लिखूं? नहीं समझ आ रही बात आप लोगों सर को? बुक। सर मैं प्रोसेसिंग की समझ। जगह बुक लिखेंगे ना। आगे समझ में बात क्लियर है ये? जी जी सर बिल्कुल। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, बुक्ड वाले आइटम तो 16 आइटम है, और 14 आइटम जो है वो क्या है, प्रोसेसिंग। तो ये पलट जाना चाहिए। अभी ट्रू में 16 आइटम मुझे दिखाएगा, ये दिखाना चाहिए, और 14 आइटम इसमें दिखाना चाहिए। दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। जी। तो अभी क्या हो गया, अब सही हो गया ये। 16 आइटम बुक्ड वाले ट्रू में, और बाकी जो बुक्ड नहीं है वो फॉल्स में। तो क्योंकि मेरी इफ कंडीशन ने सेग्रीगेट करके मुझे दे ही दिया है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई इसको, बुक्ड वाले को इसमें डाल दो। अब आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ। आपके पास दो हिस्से बन गए अलग अलग। आप समझ पा रहे हैं बात को? इफ कंडीशन में एक है ट्रू वाला हिस्सा, जिससे हमने अभी बुक्ड, ट्रू के अंदर हमने क्या रखा है, बुक्ड को। इसके ट्रू में सिर्फ बुक का डाटा है। और एक हिस्सा है इसका फॉल्स वाला, जिसके फॉल्स में सिर्फ बुक के अलावा डाटा है। तो ये दो हिस्से, ऊपर वाला हिस्सा अलग है, नीचे वाला फॉल्स का हिस्सा अलग है। ये जो प्लस का नोड है, ये फॉल्स का डाटा रखे हुए है, और ये वाला जो नोड है, ये ट्रू का डाटा रखे हुए है। इसके मतलब क्या हुआ कि हम सर इस मैं निकल टेबल गया। में सिर्फ और सिर्फ बुक का ही डाटा डाल पाएंगे, क्योंकि बाकी के जो डाटा है वो इसके अंदर मौजूद ही नहीं है, वो तो इस वाले नोड के अंदर मौजूद है। नहीं समझ आई बात? अब ये जो बुक्ड वाली टेबल है ना, इसको मैं आपको दिखा दूं, ये खाली टेबल है, ठीक है? तो इसको मैं क्या कर देखें, क्रिएट वर्क फ्लो भी आप कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं आप। तो बस इसमें मसला क्या होगा कि जो ये मेन टेबल है, इसमें फिर से 30 आइटम और आ जाएंगे, तो वो 60 आइटम बन जाएंगे। तो मैं नहीं चाह रहा कि पीछे का कुछ एग्जीक्यूट करूं, कंप्लीट वर्क फ्लो को नहीं चला रहा मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इसके वर्क फ्लो को चलाऊंगा। कैसे चलाऊंगा, ये प्ले का बटन है, या तो डबल क्लिक करके अंदर से चला लें जाके ऑरेंज बटन से, या इससे चला लें। तो हम इससे चलाते हैं और वेट करते हैं, ये चल जाएगा। और चल के ये डाटा जो है हम यहाँ पर देख भी लेते हैं ना, बल्कि ये देखें डाटा आ गया। तो कितना डाटा यहाँ पर रिसीव होना चाहिए, 16 डाटा रिसीव होना चाहिए, तो यहाँ पर 16। 16 ही आए। बुक 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 बुक। तो हो गया ना सेग्रीगेट। इफ कंडीशन कितने काम की चीजें देखें। अभी जी मुझे सर। बताएं कि अगर मैं इसकी कॉपी निकालूं या डुप्लीकेट कर लूं, ये रहा डुप्लीकेट, और इसका नाम डबल क्लिक करके, प्रोसेसिंग टेबल। इसका नाम मैं कर दूं प्रोसेसिंग चेंज। टेबल, और ये सब रहने दूं, मैं सीधा उड़ते हुए जाऊं कहाँ पर, अपने एयर टेबल में, यहाँ पे एक डुप्लीकेट टेबल और बनाऊं। अच्छा, इसको डबल क्लिक करके इसका नाम क्या रखूं मैं? प्रोसेसिंग टेबल। प्रोसेसिंग टेबल। और इसमें भी यही 3 कॉलम है, जाहिर है यही 3 कॉलम है। वापस आऊं फटाफट से N8 N में, और टेबल वाले को, इसको मैं खोलूं, और यहाँ मुझे दिखेगा प्रोसेसिंग टेबल, इसको सेलेक्ट कर लूं। अब वो कहेगा कि भाई आइडियाज दोबारा से, यहाँ पर डायनामिक आईडी जो आपने लिखी है वो दोबारा से लिखें। बल्कि वो ये नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि भाई इसको आईडी तो दो, ये तो किसी से कनेक्ट ही नहीं है, ये तो वर्क फ्लो में अकेला पड़ा हुआ है बेचारा। देखे ना, अगर मैं बाहर आकर आपको दिखाऊं,
तो ये कहाँ किसी से कनेक्ट ही नहीं है, इसको पीछे का कोई डाटा ही नहीं मिल रहा। हम क्या करते हैं, फॉर इफ वाले का जो ये नोड है ना, इसको ला के इससे मिला देते हैं ताकि बाकी के जो डाटा है वो इसको रिसीव तो ये देखें 14 आइटम रिसीव हुए ना। आपको ये नजर आ रहा है 14 आइटम लिखा हुआ, नहीं आ रहा? जी सर। ये आ रहे हैं जी ना सर, आ रहा है। 14 आइटम। जी सर आ रहा है। ये 14 आइटम इसको थोड़ा नीचे रखते हैं, है ना यहाँ पर। अभी ऊपर वाला है, नीचे वाला है, तो क्या करें फिर, इसको चला दूं? बल्कि ये कह रहा है कि ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से चल रहा है, कोई एग्जीक्यूशन चल रही है मेरी पहले से। इसको मैं रोकता हूँ। अच्छा अब चलेगा? हाँ अब चलेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो टेबल मैंने अभी बनाई है इसका नाम प्रोसेसिंग टेबल है, अगर मैं इसको चला दूं तो आपको लगता है कि ये बाकी का जो डाटा है वो इसके अंदर दे देगा लाकर? क्योंकि मैंने आपको बोला कि आधा डाटा ऊपर रखा हुआ है, आधा डाटा नीचे रखा हुआ है, तो जो बुक डाटा है वो बुक में गया, बाकी बचा हुआ डाटा प्रोसेसिंग का था वो प्रोसेसिंग में आ जाएगा। क्या लगता है आपको, ये सही कह रहा हूँ मैं? यस सर बिल्कुल। जी सर। तो चला देते हैं फिर, इसको मैं चलाता हूँ और वापस से टेबल में आता हूँ। देखें प्रोसेसिंग का डाटा आ रहा है सारा। सर आप अपना जरा ये बुक टेबल वाला डेटा वो टेबल दिखाइए। टेबल दिखाऊं? टेबल ये है, टेबल आ गया मैं इसमें। सर मेरे पास बुक टेबल। चलें, अब जो सर कासिम ने कल कराया था ना, तो वो ये कराया था कि एक हमारे पास जो है वो था डिस्कॉर्ड, और उस डिस्कॉर्ड नेतन का जो वर्कफ्लो था ना, उसमें डिस्कॉर्ड को भी लगाया था और एक कोड को भी लगाया था। नॉर्मली हम नो कोड प्लेटफॉर्म में है, हम कोड नहीं करते, लेकिन कोडिंग के लिए भी इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो वो बात ये थी, बात असल में ये थी कि हमें टोटल करने पैसे, हमें पैसे टोटल करने हैं, तो बुक्ड वाले को पकड़ते हैं, आ जाए। अच्छा इस बुक्ड वाले के आगे लगाते हैं बुक्ड। देखें बुक का टेबल दिखाता हूँ मैं आपको। बुक के टेबल में तो पैसे हैं ही नहीं, इसको कैसे टोटल करेंगे हम? इसको नहीं कर सकते टोटल। तो प्रोसेसिंग में भी नहीं है पैसे, जाहिर है। मेन टेबल में आते हैं। मेन टेबल में है ऑर्डर प्राइस, इसी को कर सकते हैं हम अभी। चलें तो एक काम करते हैं, एक काम हम ये करते हैं कि ठीक है, तो हमने ये डिसाइड किया कि ये वाला वर्कफ्लो करते हैं थोड़ा सा आगे, और यहाँ बीच में इसको हम देते हैं कोड का नोड, CODE कोड। ये जो कोड है ना, कोड वाला नोड, ये कहता है पाइथन का कोड लिखना है, जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना है, आप लिख सकते हैं। तो इसको आप क्लिक करें और क्लिक करके आपके पास कुछ ऐसा खुलकर आएगा। ये हमने, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, देखिए ये हमने कहा इसके बीच में डाले, मेन टेबल के बाद डाला है, और बाकी के जो मेरे वर्कफ्लोज थे ना उसको थोड़ा आगे कर दिया मैंने। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर बीच में डाला है मैंने कोड, इसको दोबारा खोलता हूँ। ये है कोड। अच्छा ये डॉक्यूमेंट में ना इन्होंने लिख के दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको क्या करना है। ये टोटल अगर कुछ करवाना है ना, तो इसमें एक बड़े काम की चीज़ मुझे समझ में आई, हालांकि थोड़ी अजीब भी है, मैं आपको समझाता हूँ। देखें अभी फिलहाल हम गूगल पर आते हैं, इसमें लिखते हैं N8N और डॉक्स। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, N8N डॉक्स को खोलते हैं। जो भी पहली वेबसाइट है इसको आपने खोला, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पर टेक्स्ट कोर्सेज नज़र आ रहा है, इसको खोलते हैं टेक्स्ट कोर्सेज को। यहाँ पर है लेवल 1, लेवल 1 को खोलते हैं। लेवल 1 को मैं जैसे ही ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आता है बिल्डिंग वर्क फ्लो, बिल्डिंग द वर्क फ्लो। इसको मैं खोलता हूँ। इसके अंदर जैसे ही मैं आता हूँ तो यहाँ आता है कैलकुलेटेड बुक्ड ऑर्डर, कैलकुलेटेड बुक्ड ऑर्डर ये चाहिए मुझे, इसको मैं क्लिक करता हूँ और नीचे नीचे आते रहूँगा। तो यहाँ पर कोड लिख कर दिया है इन्होंने मुझे, ये वाला। अच्छा यहाँ पर मुझे इन्होंने कोड लिख कर दिया है, तो ये जो कोड है ना, इस कोड को हम करेंगे कॉपी। क्या आप लोग यहाँ तक पहुँच गए? देखें ये कोड लिखा है इन्होंने, और ये कोड है लेट का इस्तेमाल हुआ है, तो मतलब जावा स्क्रिप्ट का कोड है।
जावा स्क्रिप्ट के कोड में भाई ये लिखा हुआ है यहाँ पर, एक वेरिएबल बनाया आइटम के नाम से, और कुछ इनका अपना ही कोई मेथड बनाया हुआ इनपुट ऑल के नाम से। ये शायद सारे जितने भी फील्ड्स हैं, हमारी प्रॉपर्टियां हैं, वो सारी ये क्या करता होगा, ले लेता होगा, लेकर आ जाता होगा। ये मेथड क्या करता है वो अभी हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन इनपुट ऑल से समझ में तो यही आ रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर इन्होंने किया किया है टोटल बुक्ड। टोटल बुक्ड में आइटम्स जो था, आइटम्स आइटम्स को डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी लगाई है। जावा स्क्रिप्ट में डॉट लेंथ हम लगाते हैं एरे के अंदर। तो इसके मतलब क्या हुआ, ये जो ऊपर वाला पहला वेरिएबल है आइटम्स का, जिसमें ये इनपुट ऑल लगा हुआ है, ये एक एरे लाकर दे रहा है। और उस एरे में हो सकता है ऑब्जेक्ट 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 में लाकर दे रहा हो डाटा, ऐसा हो सकता है ना। तो हमने तभी तो लेंथ मालूम किया है कि एक एरे में कितने ऑब्जेक्ट हैं। तो ये ऐसा कोई सीन है इसमें कि टोटल बुक्ड कितने हैं। और उसके बाद बुक का जो सम है, उस सम को हमने क्या किया है, एक वेरिएबल खाली खाली जीरो वेरिएबल बना दिया कि इसमें पैसे जोड़ेंगे ना हम। अभी जीरो है पैसे, उसको हमने फोर लूप लगा के बोला, वो याद है शॉर्ट हैंड मेथड, शॉर्ट हैंड, ये लॉन्ग हैंड मेथड है। इसमें क्या बोला इसने बोला कि भाई बुक सम जीरो है, और जीरो में आप जो है वो जीरो इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी मिलेगी आपको ऑर्डर प्राइस। तो इस पूरे के पूरे जगह पर मिटाकर पैसे लिख दिए इसने। और पैसे को पहला फॉर लूप क्या करेगा, जीरो में सम करेगा। तो अगर पहला आइटम $10 का है, तो बुक सम जो है वो $10 आ जाएगा उसमें। फिर ऐसे आगे चलते चलते, क्योंकि फोर लूप चल रहा है ना, तो इसमें पूरे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे इसमें। और उसके बाद ये रिटर्न करके आपको एक टेबल बना कर देगा। ये मुझे सबसे अच्छा लगा, ये वाला लाइन नंबर 9। इसमें देखें टेबल बनाता है कैसे। ये टेबल ऐसे बनाता है कि एक एरे की शक्ल में आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्या करते हैं, प्रॉपर्टी है एक जेसन के नाम की, जिसकी वैल्यू सेट है। आप देखें क्या जावा स्क्रिप्ट में सेट का कॉन्सेप्ट होता है। तो कैसे टेबल कैसे बनाया कि जेसन की प्रॉपर्टी के अंदर उसने आपको दो कॉलन बना कर दे दिए। ये कॉलन है। इस तरह अगर आप लिखेंगे ना कि एक एरे के अंदर एक डिक्शनरी लिखेंगे, इसका नाम देंगे जेसन, उसमें एक सेट बनाएंगे, वो जो सेट है उसको आप कहेंगे टोटल बुक या बुक्ड सम। तो ये दो कॉलन बनकर आ जाएंगे आपके पास। वहां पर तीसरा कॉलन भी बना सकते हैं आप, कोई वेरिएबल ऊपर डाल दें यहाँ पर अपने मर्जी का, कॉमा लगा के तीसरा कॉलन बना लिया। तो ये कॉलन बनाने में, डाटा बनाने में मदद करे। इसको पूरे को उठाते हैं, N8 N में जाते हैं, कोड वाले में जो ये सेक्शन है इसको पूरा खाली करते हैं, अपना लाया हुआ कोड लगाते हैं यहाँ पर। और और क्या करेंगे, और करेंगे ये कि एग्जीक्यूट करेंगे। भाई देखें मसला में ये आ रहा है अभी कि जो पीछे से हमें डाटा मिल रहा है ना मेन टेबल से, वो डाटा सही तरीके से आ नहीं रहा मेरे पास। मुझे इस तरह नहीं चाहिए फील्ड्स, उसके ऊपर मेरे इस कोड से मैं कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा। तो वो मेरे लिए मसला बन रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि अपने हिसाब से ये जेसन बनाऊँगा। अब ये कैसे करूँगा मैं, ऑलरेडी एक जेसन मेरे मुझे आ रहा है ना, लेकिन ये जेसन मेरे काम का नहीं है। मुझे क्या करना है, अपने हिसाब से जेसन बनाना पड़ेगा। उसको बनाने के लिए हम इस कोड को ज़रा आगे सरकाते हैं, और यहाँ पर जो है ना, ये जो प्लस का नोड है इसको यहाँ पर, मतलब कहाँ पर, ये जो मैं कोड में जिसमें अभी मैं काम कर रहा था, उससे पहले मेन टेबल का डाटा कोड में आ रहा था। तो इन दोनों के दरमियान में मुझे डालना है एडिड फील्ड्स। फील्ड एडिड है या एडिड फील्ड है, वो एडिड फील्ड है ये। एडिट फील्ड्स है। एडिड फील्ड को हम क्लिक करेंगे तो वो मुझे दिखा देगा कोई इस तरह की विंडो। अच्छा, इसका असल मकसद है कि अपने हिसाब से आप अपना डाटा बनाएं।
अपने हिसाब से अपना डाटा बनाए। वैसे नॉर्मली आप देखेंगे मैनुअल मैपिंग में ऐसा आपको दिखता है, इसको क्लिक करेंगे ना तो वो आपसे कहता है कि बताओ नाम क्या है प्रॉपर्टी का और उसकी वैल्यू क्या है। तो अगर मैं इससे यहाँ से उठाऊं कि भाई ये नाम है ऑर्डर आईडी और इसकी वैल्यू भी ऑर्डर आईडी है, तो मैंने चेक करने के लिए इसको एग्जीक्यूट करा दिया कि मुझे क्या मिलेगा, क्या मुझे एक एरे के अंदर डायरेक्ट ये मिलेगा, क्योंकि मुझे तो डायरेक्ट चाहिए ना। तो मुझे यहाँ पर भी गड़बड़ नजर आ रही है। यहाँ पर क्या मसला है कि ऑर्डर आईडी तो आ रही है लेकिन वो एक फील्ड की प्रॉपर्टी के अंदर है। अभी उसको फील्ड से बाहर कैसे निकालूं मैं? आप पता नहीं आप इसको समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं। देखें इसको, यहाँ पर गौर से देखें एक ऑब्जेक्ट को, सिंगल ऑब्जेक्ट को। मुझे तो ऑर्डर आईडी चाहिए ना, लेकिन उसको भी रैप किसके अंदर कर दिया? सर फील्ड के अंदर। फील्ड के अंदर रैप कर दिया। ऐसे थोड़ी चाहिए मुझे। Fields. मुझे चाहिए डायरेक्ट एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ये हो, डायरेक्ट हो। तो मतलब इससे काम नहीं बन रहा है। तो इसका एक दूसरा फॉर्म भी होता है क्या? पहले तो ये खाली इसको मिटा ही दें, बल्कि डिलीट कर दिया मैंने ये। सही है। इसमें एक होता है जेसन। जेसन को ये देखें एग्जाम्पल भी दी हुई है इससे, तो हम इसको मिटाते हैं। जेसन को हमने करना क्या, अपने हिसाब से सेट करेंगे हम। देखें जेसन क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट होता है ना, ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, इसको खोला हमने। स्क्रीन बड़ी कर देता हूं मैं तो। अच्छा, अब इसको जेसन में क्या होता है कि एक वो कहता है कि वैल्यू का नाम बताओ और एक कहता है कि मतलब अ, एक की होती है और एक वैल्यू होती है, दोनों डबल कोट में है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कहेंगे कि भाई ये ऑर्डर आईडी है। सही है, तो ऑर्डर आईडी के नाम को कॉपी करना है आपको। ऐसे कॉपी करें, यहाँ लाकर इसको चिपका दें। ये ऑर्डर आईडी डबल कोट में लिखना है, थोड़ा तरीके से कर लीजिएगा। आप यहाँ पर डबल कोट में इसको हमने बंद कर दिया। ये क्या बना लिया मैंने? ऑर्डर आईडी बना ली। अब ऑर्डर आईडी की जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू डायनामिक होगी। तो ऑर्डर आईडी को ही पकड़ें आप और इसके अंदर लाके इसको छोड़ दें। थोड़ा बाहर क्लिक करेंगे ना, बल्कि इसको बड़ा करके देखेंगे आप, तो देखें वो कैसे आपको दिखा रहे हैं कि ऑर्डर आईडी की वैल्यू ये आ गई। यही तो चाहिए था हमें कि एक ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट हो। ऐसे ही चाहिए था बिल्कुल। चलें तो हम क्या करते हैं, गलत जगह पर रख दिया ना मैंने। आपने देखा मैंने गलत जगह पर रखा, मुझे यहाँ रखना था इसे। Yes, sir. अच्छा, अब एग्जीक्यूट करके देखें कि कैसा आता है डाटा। चलें एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखें ये एग्जीक्यूशन भी हो गई, सही आ गई सारी चीज़ें। अब भी क्या करना है मुझे कि ये कॉपी करूंगा मैं। मैंने ये कॉपी किया, यहाँ लगाऊंगा कॉमा, और ये मैंने इसको सेट करना है अभी। ऑर्डर आईडी बिल्कुल सही है। ऑर्डर आईडी की जो वैल्यू है वो, सॉरी कस्टमर आईडी की जो वैल्यू है वो कस्टमर डायनामिक उठाऊंगा, बड़े तरीके से ऐसे करके उठाऊंगा, यहाँ लाके रख दूंगा। तो अब कॉमा लगाकर नीचे आया मैं, और यहाँ से इसको मैं कॉपी करूंगा इस तरह, और यहाँ पर ये बिल्कुल सही आया हुआ है, इसमें कॉलन लगाया और ये एम्प्लॉय नेम को उठा के बिल्कुल ये देखें इंसान के बच्चे की तरह मैं लाकर इसमें रख रहा हूँ। और ये अब मुझे ऐसे ही मिलेगा डाटा। इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ऑर्डर प्राइस है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर लाके रख रहा हूँ, और कॉलन के बाद ऑर्डर प्राइस को ऐसे करके डायनामिक सेट कर रहा हूँ। और नीचे दिखा भी रहे, देखें नीचे दिखा रहे डाटा पूरा। अपने मर्जी का मैंने जेसन बना लिया। अच्छा, ये मैं यहाँ पर लाकर ऐसे करके डायनामिक करके लगा दूंगा। तो बहुत सही हो गया। इसको बड़ी स्क्रीन में देखते हैं ना। देखें ऐसे करके डाटा आएगा, लिखा मैंने ये है, डाटा मुझे ऐसे करके मिलेगा। बस यही चाहिए था, डायरेक्ट डायरेक्ट डाटा मिल जाए। अच्छा अब ना, अब बात ये है
कि ऑर्डर स्टेटस तो हमें यहाँ पर मिला और ऑर्डर प्राइस भी मिल गया और एम्प्लॉय नेम और बाकी सारी फील्ड्स भी मिल गई। तो भाई नाम जो है वो हमने कोई गड़बड़ नहीं किया, नाम भी उठा के कॉपी करके पेस्ट किया, कोई स्पेलिंग मिस्टेक के चांस को हमने नहीं रखा है यहाँ पर। एग्जीक्यूट करते हैं एक दफ़ा, ऐसे ही देख लेते हैं कि हमें डाटा सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। देखिए हमें जो वो एरर दे रहा था ना, वो इसलिए एरर दे रहा था क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें तो बहुत सही लिखी हैं, आईडी कस्टमर आईडी ये, लेकिन जो स्ट्रिंग में जो नाम होते हैं, जैसे प्रोसेसिंग भी एक स्ट्रिंग है, मारियो भी एक स्ट्रिंग है, तो वो कह रहा है कि ये दोनों डबल कोड में आने चाहिए। तो हमें करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर इसको कट किया हमने, डबल कोट लगाया और डबल कोट के अंदर ये लाकर रख दिया। और ये जो ऑर्डर प्रोसेसिंग है इसको हमने कट किया, डबल कोट में लाकर इसको रख दिया। अब देखें मारियो भी डबल कोट में है, प्रोसेसिंग भी डबल कोट है, और ये दोनों नाम है। तो नाम होने की वजह से क्या हुआ, डबल कोट में लिखना पड़ा हमें, और अब ये एरर नहीं देगा। तो मेरा ख्याल है कि एग्जीक्यूट हमने करा लिया है, यहाँ पर रिजल्ट आ भी चुका है, सीधे हाथ में आप देख सकते हैं, ऑर्डर आईडी कस्टमर आईडी ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब हमें देखना है अगेन, इसके वर्कफ्लो को चलाया था हमने, तो कोड में थे हम ना, हम बेसिकली कहाँ थे, कोड में थे। तो कोड वाले में आते हैं, और कोड वाले क्या मुझे बता रहे हैं कि 30 आइटम है, बिल्कुल बता रहे हैं। क्या मुझे टोटल नंबर ऑफ पैसे बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं। समझ रहे हैं आप कैसे हुआ? नहीं समझ रहे? देखिए एडिट फील्ड भी सही है, कोड भी हमारा बिल्कुल सही काम करे। कोड को मैंने खोल के आपको दिखाया, टोटल नंबर ऑफ बुक आइटम 30 दे दिया और पैसे भी जोड़ दिए इससे सारे। हमें असल में ना जो पीछे से डाटा आ रहे हैं ना, पहले इफ कंडीशन जो है डायरेक्ट अपने मेन टेबल से कनेक्ट हुई हुई थी, अभी जो है वो इसमें कुछ गड़बड़ होगा, तो इसको हम खोल के देखते हैं। तो देखें यहाँ पर वो पहले ही बता रहे हैं कि आपने जो ये डायनामिक वैल्यू भेजी है, तो इस डायनामिक वैल्यू का डाटा आप, ये आपको पीछे का डाटा कौन सा मिल रहा है, कोड का डाटा सर मिल रहा ये है। टोटल जी, और इस पे तो एक चलेगा नहीं। हमें कोड में चलेगा ही नहीं है, हमें चलाना ही नहीं है। हमें टोटल इसको क्या चला। देना है, हमें यहाँ से खोलना है और इसको देना है कि भाई मेन टेबल का डाटा ले लो। अभी मेन टेबल की डाटा में मैंने ऊपर वाला मिटाता हूँ जो ये रेड हो रहे हैं, और मैं इसको बोलता हूँ, मैंने बुक्ड को बोला ना, बुक्ड यहाँ पर क्या है, ऑर्डर स्टेटस है बुक। यहाँ से हम करेंगे ऐसे नाम कॉपी, और कंडीशन ही तो थी हमने पहले भी लगाई थी, याद है हमें। ऐसे करके मैं बोलूँगा कि भाई ऑर्डर स्टेटस जिसका बुक्ड हो वो इफ के ट्रू में आ जाए, वरना फॉल्स में आ जाए। एग्जीक्यूट कराते हैं, एग्जीक्यूशन में जो है वो क्या ला कर दिया इसने, कुछ भी नहीं ला कर दिया, यहाँ पर ये दिया, यहाँ पर ये दिया। तो अच्छा देखिए, हमें ये बात समझ आई है अभी कि इफ़ कंडीशन जो है वो जस्ट अपने से पहला वाला जो नोड है उसको ही रीड कर पा रहे हैं, तभी इस वर्कफ्लो में एरर आ रहे हैं, वो भी सिर्फ इस कोड की वजह से। तो तभी आगे के चीज़ें जो है ना वो चल नहीं पा रही हैं। तो हमें करना ये है कि ये जो है अभी फ़िलहाल इस कोड को मैं यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ, इससे भी ब्रेक करके यहाँ इसको रखता हूँ साइड में, या ऊपर कहीं रख देते हैं यहाँ पर। अब ये जो इफ़ कंडीशन जो है, इस इफ़ कंडीशन को डायरेक्ट लाकर मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ। तो होगा क्या कि इफ़ कंडीशन को हम एग्जीक्यूट करेंगे पहले तो यहाँ पर मैं एग्जीक्यूशन करता हूँ, ठीक है, इसकी भी एग्जीक्यूशन हो जाती है, फिर हम देखते हैं। इफ़ कंडीशन में सिंटैक्स एरर है मेरे ये वाले, इसको मैं खोलता हूँ, और यहाँ पर ये एरर है, ठीक है। इसको क्या करना है, हमें सिंपली ऑर्डर स्टेटस को लाके यहाँ पे ऐसे डायनामिकली दे देंगे, और इसमें हम लिख देंगे इक्वल टू, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या होता है। एग्जीक्यूट में 16 आइटम और इसमें 14 आइटम, प्रोसेसिंग वाला बुक वाला बिल्कुल सही चल रहा है ये। और यहाँ पर आएंगे तो आपकी इफ कंडीशन चल गई है, और अगर आप बुक को चलाएं तो मेरा ख्याल है कि बुक भी चल जाएगा।
और बुक जैसे ही चल जाए तो हम प्रोसेसिंग को चला लेंगे, तो वो भी चल जाना चाहिए। ये भी चल गया, और आपको पता है ना ये भी चल जाएगा। तो अब मसला क्या है, पहले तो मुझे ये बताएं आपको समझ में क्या आया, फिर हम इस कोड वाले नोट को कहीं जोड़ते हैं लाके। ये भी चल गया, ठीक है। तो मतलब डाटा हमारी टेबल में सही तरीके से आ गया, प्रोसेसिंग वाला भी डाटा आ गया, बुक वाला भी आ गया, मेन टेबल भी आ गया। अब मुझे ज़रा जल्दी से आप बता दें कि आपको क्या समझ में आया। अब इसको हमने ये डिसाइड किया है कि ये जो कोड वाला है ये कहीं भी इस वर्क फ्लो में फिट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लगा देते हैं आगे इस नोड के बाद। तो ये जो मेरा कोड है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। अब हम देखते हैं कि इसको प्रीवियस में प्रोसेसिंग टेबल में से क्या मिल रहा है। आईडी मिल रही है, फील्ड्स मिल रही हैं। तो मैं इससे ये कहूँगा कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे सम चाहिए। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो फिर क्या होगा, कुछ मुझे मिलता है, मुझे बुक्ड आइटम सही तरीके से नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल ठीक है। मुझे ना एक चीज़ इसमें, यहाँ तक मैं सही तरीके से नहीं पहुंच रहा, कहाँ तक, यहाँ तक। सर मेरा डेटा आ रहा है, इसमें आ, सही आ, आ रहा है। आपका आ रहा होगा, मैं भी ज़रा इसको अभी 1 मिनट में सही कर लेता हूँ। ये जो है ना ऑर्डर, ये डायरेक्ट है नहीं, ये फील्ड के अंदर बंद हुआ हुआ है। ये फील्ड के अंदर बंद हुआ हुआ है, इस तक पहुंचूंगा कैसे। आइटम के जीरो इंडेक्स पर जो मुझे ऑब्जेक्ट मिला हुआ है, उसको डॉट लगाकर मुझे जाना है फील्ड में। ये मिटाता हूँ यहाँ से, और फील्ड को उठा कर नहीं, यहाँ से खुद ही उठा लेगा वो, समझदार है वो। ऑर्डर, पैसे कहाँ हैं इसमें, इसमें पैसे ही नहीं है। लो, सर हमने वो वाला तो दिया ही नहीं था ना। अच्छा तो फिर नंबर को कैलकुलेट कर लें, आईडी नंबर। जी सर। थोड़ा ये गलत हो कर जाएगा लीजिए। लेकिन वर्क फ्लो चल जाएगा हमारा। आइडिया हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा। हाँ, तो ये डाल देते हैं यहाँ पर। तो अच्छा देखें, अभी ये चीज़ समझ आई है कि ये फील्ड को लिखने का गलत तरीका है। सही तरीका ये है कि अगर आपको किसी फील्ड को पकड़ना है, तो फिर आप आइटम्स का जो जीरो इंडेक्स है, मतलब ये इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम जाएंगे, जेसन सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर अपनी प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे, फिर डॉट लगा के उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है उसका नाम लिखेंगे। तो इस तरह जो है ये कैलकुलेट करके हमें दे देगा, ये दे भी रहा है बल्कि, टोटल बुक्ड आइटम, और ये दे रहा है हमें। हमें जस्ट ये करना है कि ये मेरा पूरा वर्क फ्लो देख रहे हैं, ग्रीन हो चुका है। और बस सर अगर हम अपने टेबल में जाके वो वाला फील्ड ऐड कर दें। अच्छा देखें, तो नेतन के वर्क फ्लो के हिसाब से ना हमें क्या करना है कि यहाँ पर आखिरी काम ये करना है कि एक डिस्कॉर्ड भी कनेक्ट करना है। तो डिस्कॉर्ड को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, और यहाँ पर मुझे करना है सेंड अ मैसेज। तो सेंड अ मैसेज ये नीचे रखा हुआ है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, और ये मुझसे कहता है कि जो आपका वो है कनेक्शन टाइप, वो कौन सा है कनेक्शन टाइप। क्रेडेंशियल भी आप बता सकते हैं इसमें। तो आप यहाँ से यही रखेंगे, बॉट टोकन क्रेडेंशियल टाइप में। आप यहाँ पर आकर बॉट का टोकन आपको देना है। तो ये कैसे देंगे और कहाँ से मिलेगा, तो अच्छा देखें, ये कनेक्शन टाइप जो है ना सबसे ऊपर, इसमें आपको वेब हुक सेलेक्ट करना है, और उसके बाद क्रेडेंशियल फॉर डिस्कॉर्ड वेब हुक। इसके अंदर आकर आप न्यू क्रेडेंशियल ले लें,
यहाँ पर वेब हुक का जो ये यूआरएल है ना, ये आपको उस ईमेल के अंदर जो ईमेल आई थी, यहाँ पर वेब हुक यूआरएल ये है, तो इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी लिंक एड्रेस आपने कर लिया और यहाँ पर आकर आपने इसको पेस्ट कर दिया और सेव करवा लिया, तो मेरा हुआ वह, ये मेरा हुआ वह। अच्छा, ये तो हम कर लेंगे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे ही आपका भी हो जाएगा, मेरा भी हुआ है। उसके बाद जो है आपको सेंड अ मैसेज पर ही रहना है। यहाँ पर आप एक मैसेज को लिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर मैसेज में उनका बना बनाया भी एक मैसेज है। वो बना बनाया मैसेज क्या है, जो डॉक्यूमेंट में हम आए थे ना, जहाँ से हमने ये टोटल वाला कोड उठाया था, उसी के जस्ट नीचे नोटिफाइंग द टीम का जो ये यूआरएल है, ये मैं आपको दे देता हूँ। तो ये यूआरएल मैं आपको यहाँ भी दे देता हूँ। आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से आप उठा लें और थोड़े नीचे आ जाएं। नीचे आने के बाद ये लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये मैसेज है, हम लिखते हैं तो टाइम लिखता है, लिखा लिखाया मैसेज, आप वैसे खुद भी लिख सकते हैं। तो ये मैसेज आ गया आपका, और इसमें वो अगर आप इसे एग्जीक्यूट करें तो वो आपको दिखा देगा योर मैसेज हैज़ बीन सेंड। तो कहाँ पर ये मैसेज बेसिकली आपने जो मैसेज को भेजा है, ये मैसेज N8N के डिस्कॉर्ड सर्वर पर गया। ये पता कैसे चलेगा? ये पता ऐसे चलेगा कि अगर आपको भी ये लिखा नजर आ रहा है योर मैसेज हैज बीन सेंड, तो पता ऐसे चलेगा कि आप वापस से उस ईमेल के ऊपर आएंगे, इस डिस्कॉर्ड सर्वर वाले को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो डिस्कॉर्ड सर्वर आपका खुलेगा, और पहली पहली दफ़ा वो आपको कहेगा कि एक्सेप्ट कर लें इनवाइट को। आप एक्सेप्ट करेंगे इनविटेशन को, या आपको आपके डिस्कॉर्ड पर लेकर जाएगा। आप जैसे ही अपने डिस्कॉर्ड इसके डिस्कॉर्ड पर पहुंचेंगे, यहाँ पर है कोर्स लेवल 1। इस कोर्स लेवल 1 को क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं। इसमें से अभी मैं मैसेज दोबारा भेजूंगा तो अपने नंबर के जरिए मैं समझ पाऊंगा कि मैंने मैसेज जो भेजा है वो कौन सा है। मेरा नंबर है क्या? मेरा नंबर है 577B। ये यूनिक आईडी नंबर है। ठीक है, तो मैं दोबारा से ज़रा एग्जीक्यूट कराता हूँ इसे। मैसेज गया, रिकॉर्ड खोलते हैं, यहाँ पर देखें 577B सबसे लास्ट वाला, 577B मेरा ही आया हुआ है। आप लोग करेंगे तो आपका भी आ जाएगा इसमें। तो इसमें एक पूरा वर्कफ्लो बन गया, जिसमें आपने शुरू से लेकर आखिर तक क्या क्या बहुत सारी चीज़ें इसमें लगा दी। हमने हमने HTTP की रिक्वेस्ट कर ली, हमने मेन टेबल में से डाटा मंगवाया, बहुत जो है वो डाटा एक्स्ट्रा फील्ड्स के साथ आ गया था, हमने उसको क्लीन किया, इफ एल्स की कंडीशन से सेग्रीगेट किया, ट्रू में ट्रू डाला, फॉल्स में फॉल्स डाला, दोनों के अलग टेबल में सेव कराया। कोड के जरिए हमने कुछ फील्ड्स को सम किया, और सम करने में हमने एक ये भी चीज़ को सीख लिया कि किसी फील्ड के अंदर घुस के उसके अंदर की प्रॉपर्टी को अगर निकालना हो तो पहले जेसन लिखना पड़ता है। तो हमने ये इसमें सीखा, फिर डिस्कॉर्ड को हमने कनेक्ट करवा लिया। तो मैं ज़रा, ठीक है, तो ये डिस्कॉर्ड में मैसेज आ गया।